तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना। रब्बी एल्बम आया फाइनली, पूरे मुल्क को ही पता लगा कि हाँ एक सरदार है गिटार वाला। अजीब माहौल था। 2004 के अंदर एल्बम आई और पहले 10-15 दिन कोई हिलजुल नहीं होती है। 31 दिसंबर तक ये इंडिया का गीत बन चुका था। मैं अपने घर से बाहर निकलता था तो 4 लोग मेरे सामने आके बुल्ला की जाना मैं कौन ऐसे करते, बुल्ला की जाना मैं कौन, वो बुल्ला की जाना मैं कौन। खर्चा पानी कैसे चलाते थे सर? मैं दिल्ली वाला हूँ, मेरी माताजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो एक जिम्मेदार हैं। अच्छा, आपका हो जाता था? हाँ, मेरा हो जाता था। हाथ विच विंगियां लिकान मेरा दिल दा महरम। 1984 का जो अक्टूबर था वो एक बड़ा डिफिकल्ट वक्त था टू बी ए सिख इन दिल्ली। मैं उस वक्त 8वीं क्लास में था। मुझे याद है वो 3 दिन जब ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कोई भी मेरी हिफाजत नहीं कर सकता। 15 से 24 साल की उम्र की एकदम जवान बहनें थी मेरी, और मेरे पिताजी वापस नहीं आए, मेरी माताजी अकेली थी। और म्यूजिक की तरफ झुकाव आपका कब आपको ये पता चला कि अब मैं सीरियस हो रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के? I wanted to be a singer songwriter. I wanted to absolutely be the absolute best. 14 तबक दिल दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। इतना कुछ हो चुका था, 84 हो चुका था, मंडल का दौर आ चुका था। अब वो मैडनेस भी आपने देखी? राम जन्मभूमि का दौर आ चुका था, बॉम्बे के बम धमाके हो चुके थे, बाबरी मस्जिद ढह चुकी थी, 2002 में तो गोधरा भी हो गया था। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की सबसे ताज़ा किश्त। आज हमारे मेहमान एक कलाकार हैं। वो गाने लिखते हैं, गाने गाते हैं, खुद कंपोज भी करते हैं, और वो ये तीनों काम जैसे करते हैं उससे भी ज़्यादा प्यारी वो बातें करते हैं। लेकिन पूरे टाइम बोलते ही नहीं रहते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि जब कुछ नहीं है कहने को तब खामोश भी रहना चाहिए, सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और फिर जब कुछ कहने को हो तब दोबारा लोगों के सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए। आप हम सब के साथ जो हमारे साथी यहाँ पे हैं और जो साथी हमें देख रहे हैं उन सब का आग्रह कर रहा हूँ मैं कि स्वागत करें रब्बी शेरगिल का। बहुत बहुत स्वागत है सर गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। सर आपको बिना गवाए अगर इस बातचीत को हम ख़त्म कर देते हैं तो मेरी नौकरी पे संकट आ सकता है। लेकिन पहले हम जानना चाहते हैं कि एक गायक और एक कलाकार तक की आपकी यात्रा सब हर व्यक्ति की तरह बचपन से ही शुरू होती है। जिस घर में आप पैदा होते हैं, जिन पेरेंट्स का आपको साथ मिलता है, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन है वो एक बड़े यूनिक तरह के परिवार में बीता है। आप अपने कई इंटरव्यूज़ में कह भी चुके हैं कि आपके जो फादर साहब थे वो एक ओरिएंटल शैली के विद्वान थे, जबकि उन्होंने कभी कोई अपने जीवन में डिग्री नहीं ली। आपकी मदर खूब पढ़ी, उन्होंने खूब डिग्रीज़ ली, प्रिंसिपल हुई कॉलेज की, और फिर आपके सिबलिंग्स हैं जिनमें से गगन जी का नाम बहुत सारे लोग जानते ही हैं, उनको पढ़ते रहते हैं लगातार। तो इन लोगों के बीच में बड़ा होना कैसा था? बड़ी खुशकिस्मती थी मेरी। मेरे पिताजी और मेरी माताजी का जीवन दरअसल मुझे अब जब मैं देखता हूँ समझता है कि हमसे एक भारत की यात्रा का दस्तावेज़ है। जैसे मेरे पिताजी जो हैं वो एक ख़ास किस्म की सोच से आते हैं। वो अमृतसर के एक गुरुकुल के अंदर उन्होंने 20 साल अपनी विद्या हासिल करी, और वो शहर आते हैं और शहर के अंदर जिस तरह का उनका रुतबा था अपने जिस माहौल में वो पैदा हुए। मेरे पिताजी, हम एक नंबरदार परिवार, किसान परिवार। मेरे पिताजी की उनके अपने नाम से कोई 30 एकड़ ज़मीन थी और वो खुद नंबरदार थे। और नंबरदार माने क्या हुआ सर? नंबरदार जो माल महकमा होता है, जो आपका टैक्स रेवेन्यू वगैरह गांव का इकट्ठा करना होता है,
तो आप सरकार की तरफ से आप करते, तो ये पुश्तैनी होता था। तो हमारे यहाँ करीब कोई 10 पुश्तों से नंबरदार थे। तो वो एक किस्म के एक औपचारिक एक रुतबे का उनको हासिल था। जब वो दिल्ली में आते हैं तो ये सब गायब है। दिल्ली में उनको अपनी ज़िंदगी एक पनाहगीर की तरह शुरू करनी पड़ती है। कैसे आना हुआ सर दिल्ली में उनका? दिल्ली 50 के अंदर मेरे पिताजी का मेरी माताजी का प्रेम विवाह हुआ। अच्छा। तो जब प्रेम विवाह हुआ तो काफ़ी मुश्किल टाइम था उनके लिए, तो परिवार रजामंद नहीं थे। तो काफ़ी एक एपिक लव स्टोरी हुई बहुत, जो मेरी बहनें बताती हैं, जो हमारे परिवार के अंदर जो गॉसिप मुझे मिलती है, इस सब के चलते हुए मेरे पिताजी को अपना सारा अमला फैला छोड़ना पड़ा। उनको नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी दिल्ली में। यहाँ आके उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की बिल्कुल स्क्रैच से। और मेरी माताजी ने अपनी सारी विद्या शादी के बाद हासिल करी। उन्होंने अपनी बीए शादी के बाद, हम 5 बच्चे हैं, तो हर किसी बच्चे के साथ अपना कोई एकेडमिक रिकॉर्ड जोड़ के हमें बताती थी कि ये हुआ था तो मैंने एमए की थी, ये हुआ था तो ये हुआ था। मेरे साथ वो अपनी फाइनली अपनी लेक्चरशिप की जॉब हासिल करना जोड़ती हैं। मेरे से बड़ी बहन जो है पिक्कू, जब वो पैदा हुई थी तो इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। तो इस तरह का एक माहौल था जिसके अंदर सरकारी क्वार्टरों के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। मेरे पिताजी ओरिएंटल शैली के विद्वान थे, तो वो यहाँ उनको जो उस वक्त जो उनका एक पेशा बनता था वो एक कथावाचक का बनता था। कथावाचक इसके लिए अगर मैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो क्लर्जी कहेंगे इसे। तो काफ़ी एक है तो मुक़द्दस एक पेशा, पर इसकी कोई इतनी हैसियत नहीं मानी जाती थी। ये भी एक विषय है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए कि एक किस्म की हमारे समाज के अंदर कुछ उन पेशों को लेके भी हमारी सोच कभी विकसित नहीं हो पाई, जो पेशे जो हमें अपना अक्स दिखाते हों, या जो हमारे पूरे सभ्याचार को कहीं ना कहीं बटरेस करते हो। अंग्रेज़ी का लफ्ज़, सॉरी, कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी और मेरी माताजी ने अपनी ज़िंदगी उन 1950s के अंदर दिल्ली के अंदर सरकारी क्वार्टरों के अंदर रिफ्यूजी मोहल्लों के अंदर शुरू करी। मेरे पिताजी जो थे, उनका जो मन मानस था उसके अंदर भारत की वो सारा इतिहास पड़ा हुआ था, भारत की वो सारी सोच पड़ी थी जो आपको कादम्बरी मैगज़ीन में देखने को मिलती है या आपको हमारी पुराणों में देखने को मिलती है। वो इनके लिए सबसे सहज रेफरेंसेस थी। वो अपनी बात करते थे, बड़े मुहावरे में करते थे। अपने मुहावरे को बल देने के लिए उसके अंदर वो पुराणों का रेफरेंस दिया, हवाला दिया करते थे। उन्हें संस्कृत आती थी, उर्दू आती थी, फ़ारसी आती थी। तो इस एक किरदार की छत्रछाया के अंदर मैं पला बड़ा। और जो सबसे जो रोचक बात मुझे महसूस होती है वो ये कि मेरे पिताजी, जिनके पास कोई अकादमिक कोई डिग्री हासिल नहीं थी उनको, उनकी जो शिष्यां हैं मेरी माताजी, उन्होंने अकादमिक जगत के अंदर फिर तहलका मचा दिया। करीब 125 किताबें हैं या शायद 150 किताबें हैं जो उनके नाम से हैं। और कंपैरेटिव रिलीजन की एक वो बड़ी हस्ती हैं। उनकी ज़िंदगी के ऊपर करीब 2 PhDs हैं जिनसे मैं खुद वाकिफ़ हूँ, और तमाम तरह की फेलोशिप्स थी उनके पास। 2017 के अंदर उनका देहांत हुआ। तो इन दोनों की यात्रा को इनके साथ चलते चलते मैं बड़ा, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि
वॉकिंग इन द वेक ऑफ जायंट्स। तो मैं ये इन दिग्गज हस्तियों के साथ बड़ा हुआ। हमारे घर पे बड़ा अकादमिक माहौल था। हम पंजाबी जगत के कम से कम सारे दिग्गज जो थे घर पे देखते थे। मम्मी 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर मुशायरा के अंदर उनकी शिरकत लाजमी होती थी। मेरे पिताजी और ये सारे जो उस वक्त की दिग्गज हस्तियां थीं, इनके आपस में बहस मुबाहिसे मैंने होते हुए देखे। बड़ा इंटिमिडेटिंग होता होगा, मतलब इतने सारे बड़े बड़े लोग, ज़हीन लोग बात कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ही खुद इतने बड़े अचीव उन्होंने कर लिया लाइफ में। इंटिमिडेटिंग होता था। देखिए, मुझे यूँ लगता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके लिए हर किस्म का जो उसके इर्द गिर्द जो रोल प्ले हो रहा है वो उसके लिए सजेशन है, एक उसके लिए एक मशवरा है, इस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो मैं अपनी उम्र से पहले बूढ़ा हो गया। आज भी आप देख रहे होंगे मैं अपनी शायद उम्र से पहले बूढ़ा हो गया। तो मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे पिताजी नहीं है। तकरीबन 44 साल की उम्र में मैं पैदा हुआ, तो आप कह लीजिए तकरीबन मेरे दादा किस्म के वो मेरे पिता थे। तो इस सब के चलते हुए इंटिमिडेटिंग से ज़्यादा मुझे ये था कि मुझे इस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो शायद मैं बहुत, मुझे याद है मैं 36 साल का था जब मैं इटली के अंदर अपनी एल्बम रिकॉर्ड कर रहा था। तो वहाँ के जो दिग्गज प्रोड्यूसर थे माउरो पगानी, उन्होंने अपने इटालियन लहजे के अंदर का कहते हैं, यू टॉक लाइक एन ओल्ड मैन, you're a little too old for your own self. So उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ शायद इसके अंदर मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल था, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था। मेरी जो बड़ी बहन थी जो जिनकी परछाई हम सब पे थी, और गगन जी की बात कर रहा हूँ। गगन जी उनका कमरा एक लाइब्रेरी नुमा कमरा होता था, उसके अंदर मल्लिकार्जुन मंसूर के गाने बज रहे होते, उनका रिकॉर्ड बज रहा होता था। बहुत एक ज़हीन तरीन नफीस औरत थी मेरी बड़ी बहन। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन, उनकी जो उम्मीद है, उस पर भी खरा उतरना होता था। हमारा परिवार क्योंकि अकादमिक परिवार था, तो इसके अंदर MA PhD तो करनी ही है। यही हमें बचपन से ही यही एक सुझाव हमारे कान में बार बार फुसफुसाया जा रहा है। सो जो आप कह लें कि एक एडोलेसेंस एक होती है, जो एक लड़कपन होता है, उसका इजहार करने के मौके बड़े कम होते थे, पर मैं करता ज़रूर था। हम वही जानना मैं चाह रहा था, क्योंकि जैसे गगन गिल आज कौन नहीं जानता, वो मानी हुई साहित्यकार हैं। तो उनको देख के अब लोगों को ज़रूर ही लगेगा कि बहुत ज़हीन, बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन उनका कुछ बचपन आपने भी देखा होगा, और उनके साथ आप तो बच्चे ही थे, आपसे 12 साल उनकी एज ज़्यादा थी। किस तरह की बदमाशी करते थे आप? साहित्यकारों का बचपन कैसा होता है? दीदी के साथ किसी किस्म की बदमाशी नहीं हो सकती थी। बहुत सख्त थी हमारे साथ, मेरे साथ, और मुझसे बड़ी बहन मंजोत, उसका घर का नाम पिक्कू था। तो मेरे और पिक्कू के साथ बहुत सख्त थी, और क्योंकि मैं अकेला लड़का था तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना होता था। मेरे पिताजी जो थे उनका झुकाव मेरी तरफ कुछ ज़्यादा था, तो वो शायद इसको बैलेंस करने की कोशिश करती थी। तो उसको करते करते उनका और मेरा जो रिश्ता है वो काफ़ी एक आप कह लें उसके अंदर कुछ दूरी बन गई, और आज भी शायद बनी हुई है, क्योंकि वो बड़ी है, मैं उनको दीदी बोलता हूँ। मैं और पिक्कू उनको दीदी कह के बुलाते हैं, और मेरी जो दूसरी 2 बहनें उनको उनके नाम से बुलाती हैं। तो दीदी जो है ये इस संज्ञा में ही शायद एक दूरी है, एक फासला है। तो उनके साथ ये था, और इस सारे एक माहौल के अंदर एक छोटा बच्चा जो शायद मनोज कॉमिक्स पढ़ना चाहता है, जो चाचा चौधरी देखना चाहता है, जो उस वक्त किया जाता था। मुझे याद है कि कॉमिक्स पढ़ते हुए अगर मैं पकड़ा जाता था तो फिर फेंटा लगता था। तो कॉमिक्स पढ़ना मना था मुझे। अगर पढ़ना हो तो हिंदी के अंदर टॉल्स्टॉय की किताब पढ़ने की इजाज़त थी।
किस उम्र की बात कर रहे हैं हम टॉल्स्टॉय में? ये कह लें मैं 5वीं 6वीं में होता हूँ। टॉल्स्टॉय। तो टॉल्स्टॉय की किताबें पढ़नी होती थी। आपको शेक्सपियर पढ़ सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। कॉमिक पढ़ना बिल्कुल मना है। मना। तो मैं कॉमिक जो है वो ला के गदेलों के नीचे रख के रात को टॉर्च की लाइट के अंदर पढ़ने की कोशिश करता था। तो इस तरह का एक माहौल था। और मुझे याद है करीब 16-17 साल की उम्र में एक ऐसा दौर आया जब दूरदर्शन ने रात को 10 बजे के बाद आपको जो उस वक्त की बहुत ज़हीन तरीन फिल्में होती थी ये दिखाना शुरू किया। तो उसके अंदर वो फेलिनी और तारकोफ्स्की की एक फिल्म है स्टॉकर। और आज भी आप देखेंगे, आपने अगर 3 PhDs भी कर रखे हैं और वो भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा उसको समझना बहुत मुश्किल है। सो दीदी ने मुझे और पिक्कू को ज़बरदस्ती रात को 10 से 12 बजे तक वो फिल्म देखने के लिए मजबूर किया। और जब हम झपकी लेते थे तो सर पे पड़ती थी और फिर हमें आंखें खोल के फिर देखना पड़ता था। वो कहती चाहे तुम नहीं देख रहे हो, चाहे तुम्हारा ध्यान नहीं है, तब भी ये वो जो कहना चाहती थी कि शायद शी वांटेड टू प्रोग्राम आवर एस्थेटिक्स। सो आज जब मैं स्टॉकर देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ उसके अंदर देखने को मिलता है। मैं बहुत कुछ परसीव कर सकता हूँ, बहुत कुछ समझ सकता हूँ। उस वक्त हमें उनसे बहुत नाराज़गी होती थी, पर आज शायद मैं कुछ अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि शायद उनके कारण शायद मेरे एस्थेटिक्स को एक कोई पायदार जगह मिली हो। तो जैसे आप लगातार आपके जो छपे हुए इंटरव्यूज़ हैं और आपके वीडियो इंटरव्यूज़ में भी आपने कहा है कि मैं दिल्ली का बगावती सरदार हूँ। तो आप जब घर में एक कंट्रोल का माहौल है तो क्या आप अपनी बगावत को घर से बाहर ले जाते थे? बाहर कुछ क्रियाकलाप होते थे आपके? देखिए यारी दोस्ती कैसी थी दिल्ली में? खुशकिस्मती से मेरी बहनें और मेरी सब बहनें जो हैं, ये जब मैं 17 साल का हुआ था ये सब इनकी शादी हो चुकी थी। तो मेरी बगावत जो है वो अब बगावत है या एक लड़कपन है, आप इसको जवानी कह लीजिए, वो 17 साल की उम्र से शुरू हुई। और मैं एक अकेला एक भारतीय किसान परिवार से आता हूँ। लड़का होना ही एक बहुत बड़ी एक मेरी प्राप्ति है। जेब में पैसे थे, कमरे में एसी था, गाड़ी में फुल टैंक था। अब आप बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को? गेड़ियाँ 1990 में नहीं, गेड़ी नहीं। मेरा एक मित्र रहता था, उस वक्त पढ़ाई कर रहा था वो JNU में। तो हम रहते थे मुखर्जी नगर वेस्ट, 20 मुखर्जी नगर मेरा घर का पता था। मैं मुखर्जी नगर से रात को JNU जाता था, सारी रात JNU घूमे और सुबह 7 बजे वापस आ जाता था। मम्मी को जो सुबह जाना, हमारे घर पे एक कार थी हमारी प्रीमियर 118 NE। मम्मी को सुबह जाना होता था, कॉलेज जाना होता था, उससे पहले मैं गाड़ी ला के अंदर रख देता था। तो बाहर निकालने के लिए गेट खोल के खुद गेट पे एक ढलान थी, वहाँ से धक्का मार के नीचे लगा दिया। ऐसे चेक की चालू ना करनी पड़े। चालू किया तो जाग जाएंगे घर वाले। सो पहले धक्का दे के बाहर निकाला उसको, करीब 100 मीटर तक धक्का दिया, उसके बाद सल्फ मारा और फिर निकले। तो ये ऐसे कारनामे रोज़ होते थे। हमारा 2.5 मंजिला घर था, तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली मंजिल थी उसके ऊपर 2 कमरे थे, वो मेरे पास थे। मेरे घर पे रोज़ पार्टी होती थी। मेरे मित्र हैं, वो भी एक एंकर रह चुके हैं, वो मेरे घर पे होते थे। मेरे और 2 दोस्त, करीब कुछ 4-5 लोग, और मेरे घर पे पूरा ड्रम किट और प्रैक्टिस का सामान लगा रहता था। तो सारी रात पार्टी होती थी और ये साल दर साल किया मैंने। और म्यूज़िक की तरफ झुकाव आपका कब आपको ये पता चला कि अब मैं सीरियस हो रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के? 1988 ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का कॉन्सर्ट हुआ तो दिल्ली के अंदर। और जैसे आज तो आप लोग साल के अंदर कोई 20 कॉन्सर्ट उंगलियों के ऊपर गिन सकते होंगे, उस ज़माने में 20 साल में एक कॉन्सर्ट होता था। तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन की एल्बम 1984 के अंदर बड़ी हिट हुई थी, बॉर्न इन द USA।
और 1988 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट का आयोजन किया था, जिसके अंदर ट्रेसी चैपमैन, यूसु विंडुअर, पीटर गैब्रियल, स्टिंग और स्प्रिंगस्टीन, इस तरह के दिग्गज इन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट किया था। मेरी जो तीसरे नंबर की बहन है डिकी कंवलगिल, तो उसकी नई नई गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के अंदर उसकी नौकरी लगी थी, तो 2500 रुपये की ऐसी शाही सैलरी मिला करती थी उसको 1988 में। उसके अंदर उसने मेरे और मेरी दूसरी बहन पिकू के लिए, हम 3 लोगों के लिए उसने टिकटें खरीदी, 50 रुपये की थी कि शायद 100 रुपये की थी। तो हम 3 भाई बहनों ने जाके ये कॉन्सर्ट इकट्ठे देखा। और वो कॉन्सर्ट जो था, कई बार आपके ज़िंदगी के अंदर ऐसे, आई एम श्योर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी एक ऐसे क्षण पे जा सकते हैं जहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ एक कोई दिमाग के अंदर कोई खिड़की खुली और मैंने कहा ये मैं हूँ, मैं ये करूँगा। सो इस तरह के कुछ कुछ क्षण हैं मेरी ज़िंदगी में, उनमें से एक ये था। सो उसके बाद मेरे दिमाग में अपने फ्यूचर को लेके कोई संशय नहीं था। उसके बाद, उस एक कॉन्सर्ट के बाद मुझे मालूम था मुझे क्या करना है, मुझे ये भी मालूम था मैं किस माहौल में और मुझे नहीं करने दिया जाएगा, मुझे ये भी मालूम था कि मुझे बगावत करनी पड़ेगी। पर मेरी बगावत जो थी वो एक काफ़ी सॉफ्ट बगावत थी। मुझे मालूम था मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकालेंगे, मैं अकेला हूँ, इकलौता हूँ, बहुत पंजाबी में कहते हैं छिंदा हूँ, कुछ नहीं होगा है। तो मैंने 1992 या 93 में अपने घर वालों को कह दिया था कि मैं ये करूँगा, अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे ये करना है। पता नहीं एक इस तरह का एक सेंस ऑफ डेस्टिनी थी मुझ में। तो मेरे पिताजी थे, उनका इकलौता था, उन्होंने कहा बेटा बिगड़ैल रईस बन गया है, इसने इस तरह की हरकतें करनी है, बजाय इसके कि बिगड़ जाए, हम घर से निकल जाए। 1-2 बार मैं घर से भागा भी। तो मतलब भागना भी क्या होगा, मैं मोटरसाइकिल, घर वालों ने बोला कुछ खींचा होगा मुझे, तो मैंने रात को गाड़ी मोटरसाइकिल। क्या किया था आपने वैसे? मैं उन दिनों MBA करता था। जो छोड़ा फिर आपने? फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट करता था, फिर फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैंने टाइम्स FM के अंदर नौकरी करी, टाइम्स FM के अंदर नौकरी करी। MBA क्यों छोड़ दिया सर आप? यार कोका कोला बेचना पड़ना था, मतलब मेरी रूह कुरलाती थी। मैं उसके अंदर बैठा होता था और देखिए मैं अब ऐसा क्यों था, और मुझे यूँ लगता है कि एक सटल प्रोग्रामिंग तो उस वक्त भी मेरी हो चुकी थी, जिसके अंदर मुझे मार्केटिंग, कॉर्पोरेटाइजेशन या इस तरह के जो हमारे रुझान हैं हमारे समाज के, वो मुझे कुछ सोचने को मजबूर करते थे। मैं उनके साथ सहज नहीं था, चाहे मैं छोटा था, चाहे मेरे को अपनी बात रखनी नहीं आती थी, पर एक टकराव था इसके साथ। वो क्यों था, कैसे था, मुझे नहीं मालूम। और ब्रूस की वजह से वो भी वहाँ अमेरिकन मिडिल क्लास के बारे में गाने लिख रहे थे, उनकी स्ट्रगल्स को डॉक्यूमेंट कर रहे थे, जिस तरह की चीज़ें आप सुन रहे थे या जिसके जैसा आप बनना चाहते थे, उस वजह से। मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका रही होगी वो मेरे पिताजी की रही होगी। और जिस तरह के माहौल से मैं आता हूँ, उसकी मेरा माहौल से मेरा मतलब जिस तरह के अपने पिताजी के परिवार की बात करूँ तो ये इनके अंदर एक जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी को हमेशा चैलेंज करना। पंजाब जो रहा है बेसिकली ये एक एंटी अथॉरिटेरियन एक माहौल है यहाँ, चाहे उसका जो एक विकराल रूप आपको देखने को मिलता है, जो एक्सट्रीम देखने को मिलता है, तो वो आपको खराब लगता है, पर जो उसका एक सीमित रूप है उसके अंदर आपको बहादुरी दिखती है। आप देखें कि बॉर्डर के ऊपर यही लोग लड़ते हैं, और पंजाब के अंदर हम लोग जो गुरु गोबिंद सिंह की जो परिकल्पना है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर एक
जो उस वक्त का श्रेणीगत माहौल है उसको हॉरिजॉन्टल बनाने की चेष्टा है। उसके अंदर जो सबॉल्टन है, जो डाउन ट्रॉडन है, उनको आप देखें, हम पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी जो है हम सिर्फ पहनते ही नहीं हैं, हम सजाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम सजाते करीने से बना। तो कुछ कपड़े जो हैं ये दे रिवील, सम क्लोथ्स रिवील, सम क्लोथ्स हाइड यू। आप बहुत अच्छे कपड़े पहने, गुची प्रादा पहन के मैं यहाँ आ जाऊँ तो मुझे लगता है मैं गुची प्रादा के पीछे छिप रहा हूँ। कुछ लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको रिवील करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो गुरु गोबिंद सिंह की जो सोच थी वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी ज़रूरी सोच है। उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को स्वाभिमान बख्शा जिनको स्वाभिमान दरकार ही नहीं था, जिनको स्वाभिमान की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो मुझे ये लगता है उस एक तरबियत के चलते मुझे ऐसा महसूस होता था कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, जो 9 to 5 जॉब है, जो एक आपको एक मशीन का कल पुर्जा बनना है और आपको एक ऐसे पदार्थ को बेचना है जिसको पी के आप बीमारी होंगे। हम जब छोटे थे हम कहते थे पिताजी हमें एक चॉकलेट ले दो, तो दारजी पंजाबी में कहते थे ते आम की माड़ाई हो, आम क्या बुरा है। कहेंगे आम क्या बुरा, आम क्यों नहीं खाता तुम। तो जब भी हम किसी पैकेज चीज़ की तरफ मैं जाता था तो उसका एक कुदरती बदल वो हमारे सामने पेश करते थे। तो अब इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कोई क्रांतिकारी कोई सोच है, पर जब मैं फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आया और मुझे इस चीज़ को विधिवत पढ़ना पड़ा और विधिवत मुझे ऐसे पदार्थों को बेचना सिखाया जाने लगा जिनकी कोई वैल्यू, इनको मैं कभी खुद कंज्यूम नहीं करना चाहता हूँ। तो अब वो छोटी उम्र थी और पता नहीं ऐसी सोच मेरी क्यों बनी, पर मेरी रूह कुरलाती थी, आज भी कुरलाती है। आई एम नॉट एट पीस विद बिग कैपिटलिज्म और प्रॉफिटियरिंग और प्रॉफिटिंग के अंदर एक फ़र्क समझता हूँ। मुनाफाखोरी और एक हक न्याय का मुनाफा, इसके अंदर एक फ़र्क होता है। अब आज हम एक मुनाफाखोरी के समाज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जो हक न्याय की अपनी जो गुरु नानक कहते हैं जो भाई लालो की जो मेहनत की कमाई है वो कहीं गायब हो रही है। ये कुछ ये अंदर मैंने शायद आत्मसात किए हुए थे ये संकल्प, और ये संकल्प जो थे ये कहीं कहीं ऐसे मेरे अचेतन से ऐसे फूटते थे। क्यों फूटते थे, कैसे फूटते थे, मैं कह नहीं सकता हूँ, पर ऐसा होता ज़रूर था। मैं अपने आप को दिल्ली के हाशिए पे महसूस करता हूँ। मुखर्जी नगर वैसे भी दिल्ली का हाशिया ही था उस वक्त, और मैं अपने आप को हम जो स्कूल जाते थे तो हमें अपने पेरेंट्स की तस्वीर बनाने के लिए कहा जाता था। सब अपने सूटकेस बनाते थे, कार बनाते थे। मेरे पास मेरे पिताजी एक विद्वान थे, तो पेन बनाना तो कोई ऐसी कोई ख़ास इस तस्वीर नहीं बनती थी। तो उस वक्त भी मैं अटपटा महसूस करता था। हमारे घर के अंदर हमारी माताजी का वो रोल था जो आमतौर पे उस वक्त बाकी के परिवार में पिता का होता था। तो एक उल्टी गंगा बहती थी हमारे। इन सब के चलते मेरे मन में आप कह लें कि जो मेरी अंदरूनी बनतर थी वो कुछ अलग थी। सर बैंड आपने अपना बनाया और आपने काफ़ी जो एक बैंड सर्किट जिस तरह से सर्वाइव करता है, छोटे मोटे कंसर्ट्स के लिए पहले आप कोशिश करते हो, फिर वो थोड़ा धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन फिर आपने उसके बाद वो जब चीज़ बहुत ज़्यादा आगे नहीं गई तो आपने एक संकल्प लिया कि अब मैं सिंगिंग पे अपना फोकस करूँगा। बीच में आपने जिंगल्स भी बनाए। तो अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि इस कैपिटलिज्म वाली चीज़ को लेकर के आप उतने कंफर्टेबल नहीं है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला था कि मैं कुछ जिंगल्स बना लूँ अपनी आर्ट से और कुछ अपना कमा भी लूँगा।
पहली मैं उस वक्त क्यों बिक तो रहा उसी बाजार में। जब जिंगल्स बनाए मैंने तो मैं करीब 22-23 साल का था। तो जब 22-23 साल की उम्र के अंदर आपको कोई एक रिकॉल कराएंगे सर जो हो सकता है हमारे दोस्तों ने सुनी भी हो पहले। यामाहा RXG, नोवा देसी घी, एक लव इट हैंकीज, आपने नहीं सुनी होगी कुछ कुछ बढ़ती थी। एक ट्रैफिक RX 100 वाले बहुत हैं आपको सुनने वालों में। एक ट्रैफिक बीट थी जो मैं टाइम्स FM के ऊपर चलती थी, वो उनका एक शो होता था, शो की वो सिग्नेचर ट्यून थी, तो शुरुआत में बीच में बजती थी। तो पहली बात तो ये मुनाफाखोरी का इसके अंदर कोई सीन ही नहीं था। इसके अंदर मुझे मेरी लागत ही तकरीबन मिलती थी। मुझे याद है 10,000 रुपये अगर हमें किसी एक जिंगल के मिल जाएं तो मतलब बल्ले बल्ले। तकरीबन मैं बहुत ही छोटे मार्जिन के ऊपर काम करता था, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा था अपने करियर की, और मेरे ही मित्र थे, वही मेरा शोषण करते थे, वही हम रात को उनके साथ बैठ के जो पैसे मेरे बनते थे वही उनके ऊपर ही लग जाते थे। मैं वही पूछते हो रहा था कि चेक आते ही सबसे पहले तो पार्टी होती सबसे पहले पार्टी होती थी। और एक मेरा मित्र था, वो आर्मी के अंदर था। आर्मी उसके पिताजी अपने GOC-in-C होते थे, मतलब बहुत बड़े ओहदे पे थे फौज में। तो उनकी तो उसको कैंटीन से उसको रेड नाइट मिला करती थी 125 रुपए की। तो एक ज़माना था मेरे घर की, जो मेरे कमरे की जो सिल है उसके ऊपर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 125 रुपए की रेड नाइट की बोतल लगी होती थी। तो बड़े कमाल के दिन थे। जितने कोई जवानी की आजमाइशें होती हैं वो सब हमने की। जो भी गेड़ियाँ लगानी थी, जो भी पार्टीज़ करनी थी, वो खूब की। उस ज़माने में बहुत किफ़ायत से पार्टी हो जाती थी, आपको कोई धन्ना सेठ नहीं होना पड़ता था। आप रेलवे स्टेशन पे जाके पराठे खा सकते थे 2 रुपए में, 3 रुपए में। आप उस वक्त 25 रुपए का पेट्रोल हुआ करता था लीटर। मेरी मोटरसाइकिल मुझे 40 किलोमीटर देती थी उसके अंदर। कोई ऐसा ऐश, जिसको हम ऐश कहते हैं, वो दरअसल वो ऐश नहीं थी, वो एक ग्लोरीफाइड आवारगी थी। और आवारगी बहुत किफ़ायत में हो सकती थी उस वक्त। अब तो मेरे ख्याल से पैसे ही बहुत चाहिए, मतलब ये बच्चा पार्टी बता सकती है। हम कोई कपड़ों का भी ऐसा कोई वो नहीं होता। रैंगलर की जीन्स 200 रुपये की मिल जाती थी, जनपद से टी-शर्ट्स 50 रुपये की मिल जाया करती थी। सो बहुत एक कम खर्च बालानशी हमारी ज़िंदगी थी। पर इसके अंदर एक पूरी दिल्ली ऐसी थी। मैं अकेला, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। और पार्टी अकेले मेरे घर नहीं होती थी, कभी किसी के घर होती थी, कभी किसी के घर होती थी। एक दौर था दिल्ली के अंदर, आप लोग शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, जब आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और आपको मालूम था कि अच्छी ज़िंदगी। अब क्या है कि आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और आप हमेशा नॉस्टैल्जिया करने के, तब होती थी अच्छी ज़िंदगी। एक दौर ऐसा है जब मैं याद कर सकता हूँ कि मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं खुद कह भी पा रहा हूँ कि यार ये अच्छी ज़िंदगी है। सो आप सुकून में हैं, आप ज़िंदगी जी रहे हैं। दिल्ली आप लोगों ने जितनी देखी मुझे मालूम नहीं, 1992-93 के बाद दिल्ली ढलान में गई है। 92-93 तक दिल्ली जो दिल्ली थी, उस दिल्ली के अंदर सबसे पहली बात सर्दियाँ थी यार। अब तो हमने सर्दियाँ ख़त्म कर दी हैं यार। आप लोगों को तो मालूम ही नहीं सर्दियाँ क्या होती हैं। आप लोगों को मालूम ही नहीं ऐसी एकड़ों भरी धूप के अंदर चाय पीनी और मूंगफली खाने, इसका स्वाद क्या होता है। रेवड़ी, गज्जक, ये वो हम छत के ऊपर लेके बैठ जाते थे, खटिया के ऊपर, और गप्पे लगाते थे। नीचे ढेर लग जाता था मूंगफली का, और सारा दिन मतलब सारे कश्मीर समस्या और फ़लस्तीन समस्या का हल करके निकलते थे। अब वो माहौल ही नहीं रहा। अब आपके पास कुछ है ही नहीं। अब आप देखिए,
अब आप बच्चे सामने बैठे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो खुशी है ना, जिसको आप कहते हैं खुशी किसको कहते हैं? अब मेरी उम्र में खुशी किसी और किस्म की खुशी होगी। आपकी उम्र में खुशी मेरे हिसाब से जब आप रात को 10 बजे किसी की घंटी मार सकते हैं और उसको कह सकते हैं यार ज़रा सैर करने के लिए निकलें, बगैर फ़ोन किए, बगैर कोई अगदी इतला किए, आप उसके घर जाएँ, घंटी बजाएँ, वो बाहर आए, आप चक्कर लगाएँ, रात को 12 बजे वापस जाएँ। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, इससे बड़ा कोई इत्मीनान नहीं। और आप ऐसा कर सकते हो। जिस ज़माने में मैं पला बड़ा हूँ, मैं नहीं, हमारी पूरी गली करती थी। हमारा जो दूरदर्शन पे जो धारावाहिक दिखाए जाते थे वो 9:30 ख़त्म हो जाते, 9:30 के बाद पूरी गली के अंदर एक कार्निवल होता था, एक किसी त्यौहार का माहौल होता था। हर रात गुब्बारे वाला बाहर आता था, आइसक्रीम वाला बाहर आता था, सुंदर हसीनाएं बाहर निकलती थी, हम बन फब के बाहर निकलते थे। आपके पास तो गाड़ी भी थी? नहीं, गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, उसके रात को सैर करनी होती थी, खाना खाया। गाड़ी से ज़्यादा जो मज़े मैंने किए मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर किए हैं। हाँ, KB 100 मेरे पास मोटरसाइकिल थी और बस दिल्ली मेरे बाप की थी। तो इस तरह का एक माहौल था जो आज आप चाहे लाखों करोड़ों खर्च लें, आप नहीं दे सकते। हवा कैसे देंगे किसी को? सांस आती है आप लोगों को यहाँ दिल्ली के अंदर? एक घर के अंदर 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 एयर प्यूरीफायर लगाने पड़ते हैं, तब आपको प्यूरीफायर के ऊपर बैठ के तो आपको योगा करनी पड़ती है। अब तो ये माहौल। तो एनीवे, तो वो दिन ही कुछ और थे और पूरे साल के मौसम बदलते थे। आप समझ नहीं सकते हैं कि मौसम को बदलते हुए देखना कितना बड़ा इसके अंदर लुत्फ होता है। जो अगस्त के अंदर बारिश, हम कहते थे पंजाबी में, रब पूड़ियाँ तल रहा है। मेरी बहन थी, मुझे कहती है रब पूरी तल रहा है। इतने इस तरह के जुलाई अगस्त के अंदर बादल देखने को मिलते थे। फिर आपका अक्टूबर के अंदर मगर आता है, इसके अंदर आपके रामलीला शुरू हो जाती है। रामलीला के दिन ठंड होती थी, जितनी ठंड आज है इससे ज़्यादा ठंड रामलीला के दिनों में होती थी। हम अपनी चटाई, हम दिसंबर में शूट कर रहे हैं इस एपिसोड को, बता देता हूँ जो लोग बाद में आप देख लीजिए, हम अपने घर के बाहर जो हमारा पार्क होता था उसके अंदर रामलीला लगती थी। उसके अंदर हम चटाई के ऊपर 2 चटाइयाँ लेके जाते थे, नीचे ठंड लगती थी, कंबल लेके जाते थे, रामलीला देखते थे। पार्क के आसपास जो घर रहते हैं वही, उन्हीं के अंदर से लोग उसके अंदर किरदार निभाया करते थे। तो वो माहौल अब आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो दुनिया ही बदल गई। सर मतलब मैं आपके म्यूज़िक की तरफ ही माइग्रेट करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप दिल्ली के पुराने वक्त को काफ़ी आपने बड़े प्यार से याद किया, मैं एक और वक्त के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उससे आपका भी संबंध है ही। 1984 का जो अक्टूबर था वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट वक्त था टू बी ए सिख इन दिल्ली, और आपके पिता पे भी हमला हुआ। तो वो उन दिनों के बाद, क्योंकि आपने बताया कि आपको बड़ा प्यार था दिल्ली से, आपके सारे यार दोस्त थे, आप खूब मस्ती भी क्या करते थे, तो आपके लिए वो माहौल कैसे चेंज हो गया था अचानक? मैं उस वक्त 8वीं क्लास में था और उसकी एक जो याद आपको बता सकता हूँ जो बड़ी दर्दनाक याद है, वो ये है कि आज के दौर के अंदर अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसको किसी तरह की किसी नहीं, हर तरह की हिफाजत की उम्मीद रहती है। अगर उसके माँ बाप उसके इर्द गिर्द हों, उसको लगता है कि कम से कम इस माहौल में, कम से कम अपने घर में, अपने लोगों, अपने बड़ों के बीच में उसकी हिफाजत ज़रूर होगी। और मुझे याद है वो 3 दिन जब ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कोई भी मेरी हिफाजत नहीं कर सकता है। और अकेला मैं नहीं, मेरी बहनें, मेरी बहनें जो थीं वो मैं 12 का था, मेरी मुझसे बड़ी बहन 15 की होगी, 15 से 24 साल की उम्र की, देख लीजिए एकदम जवान बहनें थी मेरी। और मेरे पिताजी वापस नहीं आए, मेरी माताजी अकेली थीं। और हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ करीब
करीब आप कह लें 160 हमारी कॉलोनी के घर थे, और उसके पीछे के घर मिला लें तो उसके ट्रिपल घर होंगे। तो उतने बड़े एरिया के अंदर हम कोई 4-5 परिवार थे सिखों के, और उसके अंदर भी हम थोड़ा एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि 4 बहनें हैं, सारी जवान हैं। तो वो एक मुझे एहसास याद है। और मेरी पत्नी आज कहा करती हैं कि तुमने किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाया नहीं है, सो शायद आज भी तुम किसी PTSD का शिकार हो। जो लड़ाई हो जाती है मेरी, कुछ उसको कोई बात कहनी होती है तो कहती है तुम आज भी किसी PTSD का शिकार हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो तो वो एक वक्त बड़ा दर्दनाक था। पर मैं आपको पता नहीं ऐसा क्यों था, शायद इसके अंदर हमारे घर पे क्योंकि ज़्यादा तादाद औरतों की थी, तो उस एक वाक़या का कभी असर मुझ में उसने नफ़रत नहीं पैदा की। पता नहीं क्यों मुझ में उस वाक़या के बाद हमदर्दी ही पैदा हुई। मैं ये चाहता जो मेरे साथ हो रहा है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो बड़ी घटना थी, पापा के ऊपर आपके हमला हुआ था और कुछ जो छोड़ दिया हमारे गया था साथ यहाँ मरवान। दिल्ली में हो रहा था वहीं पंजाब के अंदर दूसरे समुदाय के साथ हो रहा था। उनके साथ इस तरह का कोई बड़ा जेनोसाइड नहीं हुआ, पर ये इस तरह की 2 चीज़ें शुरू हो चुकी थी। तो मुझ में जो एक आज मैं देखता हूँ तो समझता हूँ कि जब इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो आपके पास 2 ही चारे होते हैं, या नफ़रत का या प्रेम का। मुझे लगता है कि दिल्ली के सिख समुदाय ने, या जितने पंजाब से बाहर बैठे हैं, इन सभी ने जो चुनाव किया वो प्रेम का किया। मैं अभी पुणे होके आ रहा हूँ। पुणे की जो सिख संगत है वो अपने आप को बिल्कुल, वो मराठी बोलते हैं, अपने आप को बिल्कुल पुणे का पुणेकर हो गए हैं वो अभिन्न अंग मानते हैं। जो कानपुरी हैं वो अपने आप को बिल्कुल कानपुरी मानते हैं। जो मैं आगरा के सिखों से मिला हूँ अपने आप को बिल्कुल आगरा के सिख मानते हैं। सो मुझे इसमें जो मतलब जो मेरे साथ हुआ, मुझ में इसमें एक संभावना दिखती है कि इस तरह के वाक़या जो हैं ये आपके अंदर प्रेम का भी सबब बन सकते हैं। और अकेले मुझ में नहीं हुआ, मेरे इर्द गिर्द हुआ। मेरे पिताजी थे जिनको चोट पड़ी, और मेरे पिताजी को जो बचाया आखिर में, वो उस इलाके के बदमाश ने बचाया। 3 दिन अपने घर पे पनाह दी। हिंदू था। अच्छा, वो पहचान गया होगा कि ये सरदार जी वो पहचाना नहीं, वो कौड़िया पुल पे थे। कौड़िया पुल जो है वहाँ से वो बस ले रहे थे, तो जहाँ से वो आ रहे थे वो जगह काफ़ी दूर थी। तो उस बदमाश ने उनको गिरा पाया, उनको उठा के अपने घर ले गया। 3 दिन अपने घर पे रखा। वो लोकल बदमाश था इलाके का। और उसके बाद मेरे पिताजी ने जाके उसका धन्यवाद भी किया। और तो दिल्ली के अंदर जो उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई, मैं अपने दोस्तों के साथ मैं 12 साल का था, उसके बाद मेरे जितने कॉलोनी के मित्र थे उनके साथ ही रहा हूँ मैं। और रहा ही नहीं, हमने ज़िंदगी ऐसे जोशो खरोश के साथ जिए, इकट्ठे जिए, सारी हरकतें हमने जो अवातवा इकट्ठे करी हैं। तो मुझे लगता है कि वो दिन बड़े ख़तरनाक थे, बड़े दर्दनाक थे, पर उसके अंदर जो द गुड इंडिया है ना, एक गुड इंडिया है। वो गुड इंडिया क्या है कि जहाँ आपको अपने माली से किसी पोलाइटनेस की आशा है, जहाँ आपको अपना ड्राइवर आपको अपना कोई घरेलू मित्र ही लगता है, जहाँ आप एक दूसरे के ऊपर सहज विश्वास कर सकते हैं। ये गुड इंडिया, मैं ऐसा मानता हूँ। वो गुड इंडिया काफ़ी रिसीड कर गया है, काफ़ी पीछे हट गया है, पर उस ज़माने में वो गुड इंडिया बड़ी तादाद में मौजूद था। और 84 के बाद आप कह लें 2001-2 तक ऐसे बड़े दिन मैंने देखे। जब मैं
अपनी मोटरसाइकिल लॉक करनी भूल गया हूँ, अपना दरवाज़ा लॉक नहीं किया घर का, और गाड़ी लॉक नहीं करी है, और मैं ही नहीं बड़े लोग भूल जाया करते थे, तो कोई ऐसी घटना नहीं होती थी। आज सोच नहीं सकते हैं, आज सोच भी नहीं सकते हैं। आज तो अपनी परछाई से डर लगता है। सर हम, जैसा आपने बताया कि एक बड़ा मुश्किल आपके लिए वक्त था, लेकिन उसने आपको प्रेम की सीख दी, और उसी सीख को लेकर आप आगे बढ़े, आपने अपना काम किया। स्ट्रगल आपको करना पड़ा आपके बैंड वाले फेज में, लेकिन फिर कुछ बड़े लेबल्स ने आपको मौका दिया। वो सोने के साथ रिलीज नहीं हो पाया, लेकिन आपको लोग स्पॉट तो कर रहे थे आपके प्रतिभा को। हम ये जानना चाहते हैं कि जब जैसे सोनी जितने बड़े लेबल्स के पास आप पहुँचे, तो आपने उनको कैसे कन्विंस किया, आपने उनको क्या गा के सुनाया था? देखिए, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल मेरे को पूरी सच्ची बात करनी चाहिए। तो हमारे बगैर नाम लिए हुए दिल्ली के एक बड़े नामी प्रोड्यूसर हुआ करते थे, और उनको हम पुअर मैन्स क्विंसी जोन्स कहा करते थे उन दिनों में। उन्होंने रेफरेंस क्या हुआ सर? बहुत सारे मेरे दोस्त क्विंसी जोन्स वाला रेफरेंस पकड़ नहीं पाए। माइकल जैक्सन के प्रोड्यूसर जो थे, जिन्होंने अच्छा। जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं पश्चिमी संगीत के, उनको क्विंसी जोन्स ऑफ इंडिया कहा जाता था। और तकरीबन जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इनको जो सबसे पहला मौका इन्होंने दिया जी। तो अब मैं भी दिल्ली में था और वो भी दिल्ली में थे, तो मेरे पास मतलब मुझे जाना ही था उनके पास। तो मैं गया उनके साथ, तो बहुत वो दूरी भी रखते थे, तो बहुत देर मुझे उन्होंने इंतज़ार करवाया, कई दिन इंतज़ार करवाया, कई महीने इंतज़ार करवाया। मैं जाता था, 2-2 3-3 घंटे बैठना पड़ता था, और अपनी एक टेप लेके जाता था कि शायद टेप सुनाने का मौका मिले, छोटा वाला, शायद वो सुने, शायद इसके बारे में कुछ कहने का उनको उनके पास कुछ हो, कोई मुझे प्रतिक्रिया मिले इससे। कौन सा गाना होता था सर, जैसे आप अपने उस वक्त मैंने एक अपने कमरे में एक डेमो टेप बना रखी थी, जो थी हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम था, साडे वेड़े। थोड़ा सा क्या आप हमारे दोस्तों को? दल दरिया समुद्रों डूंगे, वे कौन दिलां दियां जाने हो, विच ही बेड़े विच ही चेड़े, विच ही वंज मुहाने हो, वे 14 तबक दिल दे अंदर, 14 तबक दिल दे अंदर, तंबू वांगू ताने हो, वे साडे वेड़े साडे वेड़े, ओए साडे वेड़े साडे वेड़े साडे वेड़े साडे वेड़े आया कर यार सुबह शाम, यार सुबह शाम, दोस्त सुबह शाम, शाम शाम साडे वेड़े। वाह। तो इसकी आप टेप बना के लेके गए थे? इसकी एक मैंने टेप बनाई हुई थी, और कुछ गीत थे जो मैंने खुद लिखे हुए थे, उनकी टेप बना के मैं ले जाया करता था। उस वक्त दिल्ली के अंदर कोई 5-6 लेबल हुआ करते थे। पद्मिनी पॉलीमर्स ने भी एक चैनल, एक लेबल शुरू किया हुआ था, आर्चीज़ ने भी शुरू किया हुआ था, और HMV के A&R हुआ करते थे उस वक्त। हमारे इंडियन ओशन के गिटारिस्ट मित्र सुष्मित सेन, उनके पास भी गया मैं। इस तरह से तमाम लोगों के पास गया। तो हमारे जो ये नामी ग्रामी क्विंसी जोन्स हैं, इनके पास भी गया। तो इनके ज़रिए मुझे मैग्ना साउंड का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के आसार बन गए। तो उसके अंदर उसके अंदर हम दिल्ली में कहते हैं फड्डा हो गया। फड्डा ये हो गया कि एक बड़े और नामी ग्रामी सिंगर आए हुए हैं, वो गा रहे हैं गाना, और मुझे हमारे जो क्विंसी जोन्स कहते हैं, ये गाना जो है ये -1 ट्रैक पे चल रहा है। तो और -1 नहीं था वो गाना। तो मैं चला गया उनके पास। मैंने कहा आपको -1 गाने की क्या ज़रूरत है, आप तो इतना अच्छा गाते हैं। कहते मैं -1 नहीं गा रहा हूँ। तो उस वक्त मुझे मालूम चला कि जो आपको कोई पंजाबी में कहते हैं उंगल करता है
तो वो जवाब से नच्चण नहीं लग पाई। सो तो ये सब बातें जो हैं उस वक्त हमारे जो शशि गोपाल हैं जो मैग्ना साउंड के करता धरता हुआ करते थे, और शशि गोपाल जो हैं आप उनके स्वभाव के या आप उनके जो उनकी पर्सनैलिटी के कुछ और जो गुण हैं आप उनके ऊपर किंतु परंतु कर सकते हैं, पर आप उनकी सूक्ष्म हिकमत के ऊपर आप किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं। उनकी जो परख करने की काबिलियत थी वो उसकी जैसी काबिलियत मैंने आज तक संगीत जगत में नहीं देखी है। हो सकता है फिल्म वर्ल्ड के अंदर दूसरा और लोग होते हैं, पर शशि गोपाल जो थे उनको जब मेरी ये नासमझी, मेरा फूहड़पन जब उनको मालूम चला तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो खैर नहीं, गुस्ताखी लगी, तो उनको गुस्ताखी लगी, उन्होंने कहा इसको हर्जाना देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो सेकंड एक डेमो बना वो मैंने उसके अंदर उस वक्त हमने ये बुल्ला की जाना मैं कौन नहीं बनाया था। उस वक्त एक और गाना था जो पहली एल्बम के अंदर रिलीज़ हुआ जो मैंने ही बनाया था, उसका नाम है अज नचना। सो वो मैंने दिल्ली के एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हुआ करते थे रॉय मिनेजेस, गोवन थे, अमर कॉलोनी में रहते थे, बहुत एक संजीदा हस्ती थी वो, बहुत अच्छे थे। उनके साथ मैंने दूसरी टेप बनाई और उसका साडे वेड़े और इस तरह के एक दो और गीत थे। ये लेके मैं फिर दोबारा पहुंचा हमारे क्विंसी जोन्स के पास। तो अब की बार उन्होंने मेरा मेल करवाया सोनी के A&R के साथ, सोनी रिकॉर्ड्स। सोनी रिकॉर्ड बहुत बड़ा नाम थे। उस वक्त भी हम दिल्ली वाले जो थे बॉम्बे को एक हमसे एक बढ़िया शहर की तरह, एक नॉच ऊपर है, एक नॉच हम जैसे चंडीगढ़ दिल्ली को देखता है, हम बॉम्बे को देखते थे। हम कहते थे बॉम्बे का A&R आया यार। सो एनीवे वो बॉम्बे का A&R आया, उनको दिखाया गया, उनको एल्बम पसंद आई। और तो उसको एक दिन क्या हुआ कि हमारे क्विंसी जोन्स बैठे हुए थे सामने, उन्होंने कहा, और इसी तरह से कहा मुझे, कहते हैं बड़ी बार क्विंसी जोन्स कह दिया आपने सर, अब बता भी दीजिए, बहुत सारे लोग तो पहचान भी गए होंगे, लोग कमेंट में लिख ही देते हैं। थोड़ी देर में आपको कमेंट्स में मालूम चली जाएगा। तो मैंने कहा तो वो भी एक कमाल का किरदार थे। तो उनका रबी इंग्लिश में बोले मुझसे, कहते हैं यू आर अ सिंगर एंड यू विल बी अ सिंगर ऑन दिस, आई एम एवरीथिंग एल्स। He looked at me and he told me square in my face, he said, you are the singer? I said, but I've composed, I plan to write all of this. He said, no other credit, you are the singer on this. सरदार हूँ यार मैं। तो उस वक्त मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ओके। उसके बाद मैं घर आया तो कोई मेरा जो ज़मीर है इसके साथ राज़ी नहीं हुआ। तो मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं बॉम्बे पहुंच गया। मैं सीधा गया सोनी के दफ्तर गया। मैंने कहा जी सर, आपको मेरी एल्बम पसंद आई थी? हाँ। मैंने कहा एल्बम के अंदर हर चीज़ मैंने करी है, अगर आप इफ़ यू वांट एन एल्बम तो आई कैन डू द एंटायर एल्बम। हमारे क्विंसी जोन्स ने इसके ऊपर एक नोट नहीं बजाया। तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा अंदाज़ा पहले ही हो गया था कि जिस तरह का तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा काम बनेगा नहीं इस जगह पे। सो हमने तुम्हारे लिए पहले ही एक दूसरा चारा खोज के रखा हुआ है। तो वो मुझे पकड़ के ले गए के.जे. सिंह दिल्ली के हैं, पंजाबी हैं, और दिल्ली की एक बड़ी दिग्गज हस्ती हुआ करते थे। दिल्ली के अंदर अगर मैंने नाखून बराबर काम किया तो उन्होंने पूरा शरीर बराबर काम किया होगा। जिंगल्स में, एड वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम था। और जो कोई भी दिल्ली के अंदर, जैसे बड़े जो अकाउंट्स से HTA होती थी उस वक्त कंपनी,
या मुद्रा हुआ करती थी, या जितनी भी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती थी, उनका सबका काम केजे सिंह किया करते थे। और उनको एक बार मैं अपनी एल्बम सुनाने पहुंच गया था। एनीवे, तो मुझे पकड़ के केजे सिंह के पास ले गए। तो मैंने कहा यार, नेकी और पूछ पूछ बहुत बढ़िया काम हुआ। तो केजे सिंह के पास में गया, तो केजे सिंह ने कहा भाई ऐसा है कि तेरे को एक एल्बम, एक डेमो सॉन्ग तेरे को मेरे को करना चाहिए, तो तेरे पास कोई दूसरा गाना है? तो उस वक्त तक ये सब सोनी के लिए बात हो रही है? सोनी के लिए बात हो रही है। तो उस वक्त तक मैं इतनी ज़्यादा ठोकरें खा चुका था, इतनी जगह अपना मूर्ख बन चुका था ऐसे संजीदा लोगों के बीच में। E&R थे जिसके अंदर बड़े बड़े नाम थे। मैं अपनी एल्बम लेके पहुंचता था, मैं कहा सुनिए इसको, कहते हैं ये एल्बम रख साइड पे और पहले गा के बता, तेरे को तू गाना जानता है, तू गिटार बजानी जानता है, तू एक गाना कर सकता है। ऐसा मेरा जब 10 जगह पे मैं एकदम नाकाम हुआ, तो एक रोज़ मैंने सोचा कि यार अब मैं जिस कमरे में घुसूंगा, आई विल ओन दैट रूम, आई विल ब्लो द पीपल देयर। सो ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद बन गया, एक टीचा बन गया। तो जब मुझे मौका मिला बॉम्बे के अंदर ये बड़े A&Rs के सामने बैठने का, म्यूज़िक लेबल्स के सामने बैठने का, तो उस वक्त एक मन में ये सोच थी, आई विल वॉक विद माई गिटार एंड आई विल ओन द रूम। उस वक्त ये दिमाग में ये सोच बन चुकी थी। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट और बहुत कॉन्फिडेंट था मैं, आई विल रॉक दिस रूम। Apparently I rocked a lot of rooms. I started playing, KJ Singh was very well networked. कभी किसी के पास, कभी विशाल भारद्वाज के स्टूडियो में जाके बैठते थे, कभी बॉम्बे बड़ा उस वक्त करिश्माई शहर होता था। आप एक कमरे में बैठे होते थे, उसके बाहर देखते तो कहते वो ऋषि कपूर का घर है और वहाँ जानता है वो ये रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे मुझे लगता है मैं कार्टून नेटवर्क के किसी शो में बैठा हुआ हूँ। बत्तियाँ जग रही हैं, ऐसे किरदार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बहुत एक ज़बरदस्त एक तजर्बा था। अकेला रहता था। 7 साल में बॉम्बे मेरा। खर्चा पानी कैसे चलाते थे सर? महंगा शहर। खर्चा पानी मतलब शुरू के दिनों का पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, मेरे पिताजी यार अब मैं बोलूँगा तो मेरा सारा जो पुराना जो बना हुआ है वो उधड़ जाएगा। मैं दिल्ली वाला हूँ। मेरी माताजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो एक ज़िम्मेदार हैं। तो मुझे पैसे की कमी नहीं थी। मतलब अच्छा, आपका हो जाता था? मुझे इसकी हाँ, मेरा हो जाता था। खर्चे की बात बन जाते थे मेरे दीपक पैसे। चाय ले आएगा सर। मैंने वही बोला ना कि जेब में मजनू टीला जाने के पैसे थे, टैंक में पेट्रोल था और कमरे में एसी था। तो इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है आपको जब आप 24, 20, 25 साल के होते हैं। तो उसके बाद यू वर रॉकिंग रूम्स। आई वाज रॉकिंग रूम्स। और मेरा खर्चा जो था वो, अब मैं कैसे बोलूँ, मतलब बुरा लगता है, बट आई वाज, इट वाज बेसिकली माय इनहेरिटेंस। जो मेरे पिताजी के पैसे थे वो मेरे थे। तो कुछ लोग कहते हैं आज भी वैसा ही है। तो मेरा चल रहा वाली लड़ाई चल रही थी आपकी, किसी लेबल को इम्प्रेस करना तो और आना। उस लेबल के साथ तो उस दौरान कुछ जो शुरुआती दौर है उसके अंदर मेरे पास करीब 5 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। जितने भी उस वक्त के सबसे बड़े लेबल थे वो सब मेरे साथ एल्बम करना चाहते थे। उसके अंदर टाइम्स था, उसके अंदर HMV था, उसके अंदर मैग्ना साउंड था, उसके अंदर ये तमाम थे। तो हुआ ये कि सारी बात कहाँ के अटक जाती थी। केजे सिंह एक बहुत हॉट टास्क मास्टर थे। वो क्वालिटी कम नहीं करना चाहते थे। तो उनका एक दिमाग के अंदर एक फिगर था बजट का, एल्बम के अंदर इतने लाख चाहिए।
और बाकी ये जो थे हमारे जो लेबल्स थे वो सब जो थे अपनी जेब पकड़ के चलते थे। तो बजट को लेके हमारे बहुत सारी टकराव हुए। तो उस दौरान चैनल वी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हुआ करते थे मिंटी तेजपाल। तो मिंटी तेजपाल जो हैं ये चंडीगढ़ से हैं और दिल्ली रहते थे उन दिनों। तरुण के छोटे भाई। और मतलब अगर आपने कोई एस्ट्रिक्स ऑन मैजिक पोशन टाइप किरदार देखना है तो अगर 90s के अंदर आपने मिंटी तेजपाल को देखा, मतलब इस कमरे के अंदर वो इट वुड लुक लाइक ही इज बाउंसिंग ऑफ वॉल्स, ही वाज सो फुल ऑफ एनर्जी। सो मिंटी जो थे वो वाकई में एक कोई फोर्स ऑफ नेचर थे। सो उनको केजी ने मेरी एल्बम सुनाई, कहते हैं उन दिनों वो तहलका.com शुरू करने वाले थे उसका। उनके पास फंडिंग आ चुकी थी, वो एक लेबल भी शुरू किया। कहते हैं हाँ लेके आओ। सो ही मेट मी, ही लाइक मी एंड देन इट टुक ऑफ। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमने किया, हमने एल्बम बनाई, एल्बम बन गई हमारी। एल्बम बन गई तो उन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी वो डिफेंस डील की निकाल दी बाहर। सरकार ने तहलका बंद कर दिया। हम पंजाबी में कहते हैं नाती तो होती रहेगी तो उत्ते मक्खी बह गई, नहाई धोई में रह गई और ऊपर आके मक्खी बैठ गई। तो सब कुछ तैयारी के बाद ये बंद हो गया। पर नौपाल ने आपको सुन लिया जब आपने लॉन्च में गाया तब? वीएस नायपॉल ने भी सुन लिया था, अमिताभ बच्चन जी ने भी सुन लिया था। उनको आपने अनफिनिश्ड नहीं, एल्बम वो जो थे तहलका.com के उनके ट्रस्ट के मेंबर्स थे। उनके मिंटी के बड़े भाई तरुण तेजपाल थे। तरुण तेजपाल एक उस वक्त आपकी पत्रकारिता में एक बड़ा नाम थे। बिल्कुल। आई थिंक न्यूज़वीक नहीं किसी दूसरे के एडिटर रह चुके थे, किसी बड़ी मैगजीन के। सो और उनका जो सर्कल था वो काफ़ी एक वो भरा हुआ था चमकीले सितारों के साथ। तो उसके अंदर उनके साथ फिर मुझे बहुत सारे इस तरह के लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिला। क्या कहा था वैसे सर अमिताभ बच्चन जब उनको आपने सुनाया? मतलब अमिताभ बच्चन जी को मैं मिला, अमर सिंह जी की 2 जुड़वा बेटियां हुई थी उस वक्त। तो उसकी एक रिसेप्शन रखी हुई थी, उसके ऊपर मुझे भी ले गए। तो वहाँ जाके अमिताभ जी से मिला तो उन्होंने बहुत गर्म जोशी के साथ स्वागत किया मेरा। इंट्रोड्यूस कैसे करते थे आप खुद को? तो मैंने याद भी से मिलते हुए, जैसे आपको पता है अमिताभ बच्चन, लेकिन अमिताभ बच्चन को तभी नहीं पता कि रब्बी कौन है। मिंटी जो थे ये काफ़ी एक इनके पास बड़े फिक्रे थे। तो ये कहते थे सर द प्रोडिजी। अच्छा। तो सर द मिरेकल और समथिंग लाइक दैट। सो वो थोड़ा हवा बांधनी होती थी, हवा बांधने के बड़े उस्ताद थे। तो पर मैं आपको ये कहूँ कि जो अमिताभ जी हैं वो एक बहुत ज़हीन तरीन एक शख्सियत है। वो आप उनको किसी फिल्मी अदाकार के साथ नहीं सिर्फ मिला के देख सकते। इनफैक्ट उस वक्त जितने भी कलाकार थे इनके अंदर एक नफासत का जो आलम था वो बहुत विशाल था। जितना आप धर्मेंद्र जी को आज मिल लीजिए, वहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये कमरा जो है ना ये भर जाएगा उनकी शख्सियत के साथ। वो जिस तरह से एक कमरे को भर सकते हैं, उस पुराने दौर के लोग, जैसे देवानंद जी के साथ बैठने का मौका मिला, अमिताभ जी को मिला। तो कहा भी था कि वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको गवाएंगे। तो नहीं, मैं उस पार्टी की बात बता रहा हूँ। तो अमिताभ जी मिले मुझे और मैं उन दोनों अपने फटे कुर्ते पजामे में जाने का मुझे शौक़ था। मुझे लगता था कि ये बहुत आर्टिस्टिक लगता है और बहुत रिबेलियस लगता है और मैं इस तरह से। तो एक 5 तारा होटल में पार्टी थी, उसके अंदर अमिताभ जी मिले और ऐसे मुझे पकड़ा और मुझे पकड़ के ऐसे थोड़ा सा उठाया ज़मीन से, बताया था ना तुझे, बताया था ना। एल्बम मेरी उस वक्त आने वाली थी। तो इस तरह की एक छोटी सी मुलाकात, मैं तो एकदम सख्ते में आ गया। मैंने नमस्ते करी, बिल्कुल आभार व्यक्त किया। वीएस नायपॉल जो थे वो आए हुए थे उन दिनों,
उनसे वी.एस. नायपॉल जो हैं मेरे टॉल्स्टॉय नुमा ही एक किरदार है मेरे लिए और हम सब के लिए साहित्य जगत के अंदर। उनसे उन्होंने बोला दिस किड हैज़ समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, पर उनको ये लगा उस वक्त। तो उस वक्त जितने भी लोगों से, देखिए तरुण तेजपाल भी जो हैं ये इनके आप मैन बुकर की शॉर्ट लिस्ट में आ चुके हैं, करीब 4-5 इनके नॉवेल्स आ चुके हैं। वो भी एक परख रखते हैं। मिंटी बहुत परख रखते हैं। मिंटी मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉप जगत को अच्छे से ज़्यादा समझते हैं। तो जब इस तरह के लोगों का आपको हिमायत मिलती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और दूसरा, मुझे इतना मालूम था कि हिंदुस्तान में कोई सिंगर सॉन्ग राइटर है नहीं। गुलजार जी गाना शुरू कर दें तो शायद वो भी श्रेणी में आ जाएं, बट इस तरह के कोई खास लोग हैं नहीं। सो और मैं, क्योंकि बेसिकली मैं इज़्ज़त चाहता था, इज़्ज़त उन लोगों की जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। और जब मैंने लिखना शुरू किया, मेरे जो अपने साहित्यिक हीरो हैं, जो सबसे बड़े हीरो थे उस वक्त, वो शिव बटालवी थे। आजकल मेरे हरभजन सिंह है, लाल सिंह दिल हैं और कुछ इस तरह के लोग। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं अच्छा लिखता हूँ कि नहीं। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरी कलम के अंदर कोई सोज है कि नहीं और कैसा है। तो ये जो मेरा एक संशय था, इसका निवारण हुआ। दिल्ली की एक और विभूति हैं, मदन गोपाल सिंह जी। मुझे मालूम दिल्ली के सूफ़ी गायक हैं बड़े, और एक सांस्कृतिक हस्ती हैं। तो उनसे मुझे ये मुझे खुद पे इतना यकीन आया कि जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल अनर्गल नहीं है। क्योंकि एक लड़का इन हिज 20s व्हेन ही इज़ राइटिंग समथिंग, उसको आधी चीज़ें अपनी बकवास लगती हैं। मैं ये सोचा यार मैं बकवास तो नहीं लिखता हूँ। अपने घर पे मैं किसी को दिखा नहीं सकता था। मेरी जो फितरत थी वो ये थी कि अपने घर से इतनी दूर जा सकूं, उतना अच्छा रहेगा। मैं अपनी मम्मी को कभी नहीं दिखा पाया, कभी सुना भी नहीं पाया अपने गीत। अपनी बड़ी बहन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने जो सुना कहीं और सुन लिया, उनके तक वहाँ से पहुँच गया। मेरे अंदर अपने, क्योंकि लिखना एक बहुत एक निजी अनुभव है, और अपने घर वालों के साथ आधी चीज़ें आप उनके बारे में उस माहौल से लिखते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी ये अपने घर वालों को सुनाने में। तो अंदर एक संकट था कि क्या मैं अच्छा लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ। गाना तो के.जी. सिंह ने बोल दिया कि तुम अच्छा गा रहे हो, अमिताभ जी ने बोल दिया, और गिटार प्लेइंग और ये सभी के.जी. सिंह ने इसके बारे में मेरा संशय दूर कर दिया। पर एक जो बड़ा संशय था कि क्या मैं एक अच्छा लेखक हूँ या नहीं, मेरे पास कुछ कहने को है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा संकट था मेरे लिए। तो ये मदन गोपाल सिंह जी ने इसे दूर किया। और उसके बाद फिर जिस तरह के रिव्यूज़ आने शुरू हुए, तो मुझे आई वॉन्टेड टू बी ए सिंगर सॉन्ग राइटर। आई वॉन्टेड टू एब्सोल्युटली बी द एब्सोल्यूट बेस्ट। मैं चाहता था, आपने जैसे कहा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो है वो न्यू जर्सी के एक कामकाजी परिवार से आते हैं। स्टील मिल के अंदर उनकी फैमिली काम करती है। मैं उस तरह के परिवार से तो नहीं आता हूँ, पर मेरे पास कहने को बहुत कुछ था। मेरे पास इतना कुछ हो चुका था, 84 हो चुका था, मंडल का दौर आ चुका था। अब वो मैडनेस भी आपने देखी दिल्ली में। राम जन्मभूमि का दौर आ चुका था। बॉम्बे के बम धमाके हो चुके थे, बाबरी मस्जिद ढह चुकी थी। 2002 में तो गोधरा भी हो गया था। तो
ये तमाम जो चीज़ें थी, देखिए 1990 का जो समाज है और उसको अगर आप देखना चाहेंगे क्या था, हम अपने आसपास बहुत सारी दीवारें पाते थे. वी सॉ बाउंड्रीज एंड वॉल्स ऑल अराउंड अस. हम उन बाउंड्रीज से निजात पानी चाहते थे. मेरे ख्याल से भारत ही निजात पानी चाहता था उन बाउंड्रीज से. पर उन सबको निजात दी गई हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोकेन के जरिए. जो उस वक्त हमारी अलामत थी उससे कहीं बड़ी अलामत हमें दे दी गई. NIT आई 1990, 91, 92 के अंदर. उसके बाद हम सारा ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ, हम चाहते थे, आप जो उस वक्त हमारी जो सामाजिक जो फासले थे हम चाहते थे ये कम होने चाहिए थे. हम दिल्ली में ऐसी इसकी एक उम्मीद करते थे, अपेक्षा करते थे. हम मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट आके मेरे घर पे बिहार से रहते थे. तो हम ये चाहते थे, हम सामाजिक फासले कम हों, दूरियां कम हों, ये चाहते थे. पर हमें उसकी ये कीमत देनी पड़ेगी, जहरी हवा देनी पड़ेगी. हम सब लोगों को एक दूसरे से कटना पड़ेगा. मैं अपने दोस्तों के साथ पला बड़ा हूँ. मेरे दोस्तों ने मुझे अपनी गोदी में उठा के पाला है, जिसके अंदर सौरभ शुक्ला एक बुलंदशहर के परिवार से हैं, एक गौतम रॉय है जो बिहार से हैं, कई लोग दिल्ली के पंजाबी हैं, कहीं हरिंदर सिंह वो दिल्ली के पंजाबी परिवार से. इन लोगों के साथ, इन लोगों की संगत के अंदर मैं वो सब बना हूँ जो आज आपके सामने. हम ये चाहते थे कि हम लोगों के बीच फासले ना हो, और इन लोगों से मुझे अथाह प्रेम मिला है. पर अब जिस मुकाम पे आज मैं दिल्ली को देखता हूँ, हमारे फासले तो कम हुए हैं. कोई गढ़शंकर से, कोई खुर्जा से यहाँ आके एक आज़ादी की उम्मीद कर सकता है. पर उसकी जो कीमत देनी पड़ रही है, कीमत बहुत है. एक तो आपके पास काम करने के अलावा और किसी समय के लिए और किसी एक वोकेशन नहीं हो सकता, आप वो मुमकिन ही नहीं. और जब आपके देश का एक इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एक स्पेशलाइजेशन के अंदर पड़ा हो और सिर्फ उसी को देख रहा हो और सारी ज़िंदगी उसी को देखने के लिए मजबूर हो, तो फिर आपके पास गांधी कहाँ निकलेंगे? आपके पास सुभाष चंद्र बोस कैसे पैदा होंगे? उनकी समझ तो इंटरडिसिप्लिनरी थी. वो मुझे नहीं मालूम कि बहुत ज़्यादा वकालत की हो गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने, की होगी थोड़ी बहुत, पर उस एक स्पेशलाइजेशन के ज़रिए उनको जो हमारी हकीकत इसके और तमाम आयाम देखने को मिले, समझने को मिले, और उसके बारे में उनकी जो राय बनी, जो उन्होंने उसके अंदर दाखिल दिया, वो आज तक आपकी और मेरी ज़िंदगी को एक रास्ता दिखा रहा है. जैसे मैं जो पैदाइश हूँ, मैं तो नेहरूवियन एजुकेशनल मॉडल की पैदाइश हूँ. मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार. 60-70 रुपए की फ़ीस देके हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA करी, MA किए. मैंने ही नहीं, मेरी सब बहनों ने. और ठीक पढ़ाई हुई? ठीक. आप पाथवेज के स्टूडेंट्स को और मेरी बहन को सामने खड़े कर दीजिए. इन लोगों की जो भारत को लेके एक समझ है, वो तो आज आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है. जो उस वक्त के पास आउट्स हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, और जो आज हैं एमिटी यूनिवर्सिटीज़ और ये वो इधर उधर के, आप इन दोनों को सामने खड़े कर लीजिए. हाँ, MBA स्पेशलाइजेशन और बॉटम लाइंस इनको अच्छे से समझते होंगे, फाइनेंस क्रिएट कर सकते होंगे, पर आपकी और मेरी ज़िंदगी को जो वैल्यू देता है, वो सारी चीज़ें इमर्जिंग हैं. दे आर ऑल बिगर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. ब्यूटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी,
music, love, joy, they are not quantifiable. They cannot come from, they come from something else. आप काम किसके लिए करते हैं? आप काम इसके लिए करते हैं कि आप एक ऐसी ज़िंदगी जी सकें जिसके अंत में आपको लगे कि हाँ यार, मैं संतोष में हूँ, मैंने अच्छी ज़िंदगी जी। और वो ज़िंदगी आपको सिर्फ और सिर्फ कल्चर दे सकता है। जब आपके पास अपनी ज़िंदगी की बैक स्टोरी के अंदर भजन सपोरी का कोई कॉन्सर्ट हो, जब आपके पास M.F. हुसैन की तस्वीर के सामने खड़े होके गिरे हुए 2 आंसू हों, जब आपके पास फरवरी की गुलाबी सुबह की कोई याद हो, कहाँ है वो? वो है ही नहीं। आप इतना भाग रहे हैं, आप बिल के पीछे इतना भाग रहे हैं, आपके पास ये सब बनाने के लिए समय नहीं। और हमने ये बनाना ख़त्म कर दिया। हम एंटरटेनमेंट को आर्ट कहना शुरू कर दिया। हमने रस्मी फंक्शनल बातचीत को दिली सांझ कहना शुरू कर दिया। हमने जो भी चीज़ें आपकी और मेरी ज़िंदगी को कोई गहराई देती थी, कोई गहरा एहसास देती थी, हमें जो हमारी छोटी पहचान है उससे बड़ा बनाती थी, हम उन सब को मोनेटाइज और कमर्शलाइज करने के झंझट में पड़ गए हैं। और जो एक सहज जन्नत थी वो गायब है। सर, इससे पहले हम अपने दोस्तों के सवाल लें। मेरे 2-3 थे, उनको मैं पूछ लेना चाहता हूँ, फिर बाद में नंबर लगे ना लगे, क्योंकि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका जब रब्बी एल्बम आया फाइनली, जिससे मतलब पूरे मुल्क को ही पता लगा कि हाँ, एक सरदार है गिटार वाला, वो बढ़िया गाता। हमारे लिए आपकी पहचान यही थी, क्योंकि सरदार विद गिटार हाँ, क्योंकि शुरू में उतनी अकल। इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख निकाला था, इसके अंदर लिखा था, द राइस फार्मर सन रॉक्स द नेशन। राइस फार्मर, पंजाब के अंदर 3 फसलें उगती हैं, उनको तभी इसको डिफाइन करते हैं, राइस फार्मर सन। तो हम लोग जो हैं, ये जितने भी अपनी सहूलत के अनुसार जितने भी हैंडल्स बना पाएँ, जितनी भी कोई एक छोटी सी संज्ञा हम घड़ पाएँ, हमें वो अच्छी लगती है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है मुझे। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब 5th-6th में, तब उतनी अकल थी नहीं ना। तब टीवी पे एक लिमिटेड टाइम होता था कि आप उसमें टीवी आप कितना देख सकते हो, और उसमें से फिर वैसे चैनल कितने रख सकते हैं। MTV कब चलेगा, या उस 9XM आता था, चैनल वी पे, लेकिन हिंदी थोड़े कम थे। बिफोर यू। तो और उसमें आपको एक मेंटल नोट बना के रखना पड़ता था कि ये गाना आता कब है, क्योंकि ज़्यादातर वो बजाते थे बॉलीवुड के, और इंडी पॉप के लिए उस तब चलता था, लेकिन आपको याद रखना पड़ता था कि ये तो सुबह, या तो शाम, या तो दोपहर कब आता है। तो एक आतिफ का भी, मैं जो आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि आतिफ का मैंने अपने बस से लेके घर के बीच में एक PWD के क्वार्टर अभी भी है वो सौसर में, आप जाएंगे तो मैं बस से उतर के घर पहुंच नहीं पाता था, उससे पहले वो प्ले हो जाता था। तो फिर वहाँ एक लड़का होता था जो सुनता था, वो खिड़की खोल के फुल वॉल्यूम में, उसके पास बड़ा टीवी था, कलर टीवी, तो मैं उसकी खिड़की के बाहर से सुनता था। तो वैसे बहुत सारे लोगों ने बुल्ला की जाना भी सुना है, क्योंकि उनको बड़ा प्यारा था। एल्बम के बाकी गानों से ज़्यादा इस गाने को लोगों ने पसंद किया। आपका जो एटीट्यूड था उस गाने में, उसको पसंद किया, आपको पसंद किया उस गाने से, और फिर स्वीकार किया आपको एज एन आर्टिस्ट। आपको कैसा लगा जब आपको ये रिकग्निशन मिला? बड़ा एक अजीब माहौल था। 2004 के अंदर एल्बम आई, और पहले 10-15 दिन कोई हिलजुल नहीं होती है। मतलब उस वक्त का जो तरीका था, आप एक बीटा टेप लेते थे, वीडियो कैसेट नुमा एक टेप होती थी, आप वो लेके जाते थे, और वो आप MTV को देते थे। MTV उस वक्त का चौकीदार होता था। तो MTV का जो क्रिएटर डायरेक्टर होता था, उसको आपको मक्खन लगा के रखना पड़ता था। तो साइरस हुआ करते, साइरस मिस्त्री शायद, तो पर मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो उनको वैसे ही मैं पसंद था। तो मेरा लेबल जो था फैट फिश, उन्होंने वो उनको बीटा टेप पहुंचाई, मैं गया, इंटरव्यू किए, और उसके बाद मैं आ गया। 1 हफ़्ता कुछ नहीं हुआ, टीवी के सामने बैठा रहा, देखने की कोशिश करता। मैं बॉम्बे में था। उसके बाद ये हुआ कि 2004 ये धनतेरस के ऊपर हमने रिलीज़ करी थी। तो 31 दिसंबर तक
ये इंडिया का गीत बन चुका था। तो मैं अपने घर से बाहर निकलता था, तो जब तक मैं ऑटो लेता था तो 4 लोग मेरे सामने आके खड़े पहचान होके लेते थे। बुल्ला की जाना मैं कौन, ऐसे करते थे। मेरे घर की खिड़की के नीचे सुबह 7-8 बजे बच्चे आ जाते थे और मुझे बुल्ला की जाना मैं कौन गा के सुनाते थे। उसके बाद देखिए 2004 को ये धनतेरस पे रिलीज़ हुआ। 5, 6 और 7 का आधा साल। अब इसके अंदर शायद कोई मे बी समबडी कैन प्रूव मी रॉन्ग, पर इससे ज़्यादा सीडीज़ इस 2.5 साल में इस मुल्क में और किसी ने नहीं बेची। चाहे वो फिल्म्स हों, चाहे वो बड़े से बड़ा स्टार हो, चाहे वो कोई और संगीतकार हो। 2004, 5, 6 ये 3 साल, 7 का बुल्ला से बड़ा या रबी से बड़ा कोई एल्बम नहीं थी। और उस ज़माने में हमने कोई 20-30 लाख CRBTs जो कॉलरिंग बैक ट्यून्स हुआ करती थी, अच्छा, तो वो बेचती थी। सीडीज़ इसकी पता नहीं कितने प्रिंट्स जा चुके थे। सो 2005 दिसंबर के अंदर मुझे वर्ल्ड सोशल फोरम फ्रॉम पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील के अंदर वर्ल्ड सोशल फोरम करके एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसके अंदर आपके सरमाएदारी के खिलाफ एक बहुत बड़ी उन्होंने एक आयोजन किया था जी। वहाँ कॉन्सर्ट किया, मैं और केजे वहाँ गए गाने। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था। मैं स्टेज पे था, स्टेज 20 फुट ऊंचा था। 20 फुट से मैं पीछे करीब मेरे ख्याल से कितना देख सकता होगा, 1 किलोमीटर तक देख सकता होगा आदमी। 1 किलोमीटर तक लोग थे और लोगों के पीछे की शय मैं नहीं देख पा रहा था। जहाँ तक हराइजन था, जहाँ तक ये दुमेल होता है, वहाँ तक मैं सिर्फ और सिर्फ लोग देख पा रहा था। और उससे बड़ा कॉन्सर्ट मैंने नहीं किया। फिर चैनल बी का कॉन्सर्ट हुआ, 10,000 लोग, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ऑल सिंगिंग बुल्ला की जाना मैं कौन। सो जो 2005 का साल था वो तो इट वाज अ रोलर कोस्टर। सो पूरी दुनिया घूमने को मिली। मतलब अजीब लगता है, आप जिन लोगों को आप ऐसा अपने सितारे मानते हैं, आप उनके साथ बैठने का मौका मिले। बट आई थिंक ओवरऑल आई वाज ग्राउंडेड। मे बी आई वाज नॉट ओवरली, बहुत ज़्यादा अय्याशी भी नहीं करी मैंने। अपने दोस्तों के साथ रहता था, जो दोस्त उससे पहले थे उनके साथ ही रहा मैं, और जिस तरह का मैं था वहीं रहा। दिल्ली आ गया, दिल्ली आके मैं, मेरी माता जी का घर था पटेल नगर में, मैं उन्हीं के पास रहा। और तो एक बड़ा पहले सुनाने से डरते थे मम्मा को या दीदी को, ये तो बाबा बुल्ले का कलाम था, उनको सुनाया फिर आपने घर आके कि मम्मा ये गाना मेरा चल गया? मैं उनके सामने मैं उस कमरे में नहीं रह सकता था जहाँ मेरी टेप चल रही है और मेरी माता जी सुन रही हैं। सो और ये 2017 तक यही आलम था। मैं उनके पास नहीं बैठ सकता था। मुझे टॉल्स्टॉय की एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि जो एक किशोरावस्था में कोई बच्चा आता है, उसकी सबसे बड़ी एक ही वांट्स टू गेट अवे एज फार फ्रॉम हिज फैमिली एज पॉसिबल। पता नहीं आप शायद आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, जो आपके अंदर चल रहा है आप थोड़े जानते हैं कि आपके माँ बाप जाने उसे। और फ़ोन भी बाहर जाके लेना पड़ता है। हाँ, बाहर जाके। मैं कॉन्ट्रेरियन था, मैं विपरीत दिशा में चलता था अपनी परिवार की। तो हालांकि मुझे सब कुछ उन्हीं से मिला। मेरी माता जी, देखिए मेरे पिताजी जो थे वो आप कह लें वो हिंदुस्तान का अचेतन थे। उनके अंदर सब कुछ था। उनके अंदर वेद वेदांग और शास्त्र और खट शास्त्र और फ़ारसी, उर्दू, ये सब तमाम चीज़ जो हिंदुस्तान में उस वक्त
जिनको हम विद्या के नाम से जानते थे, ये उनके अंदर थी। उनसे मुझे कुछ कुछ मात्रा में ये मिला। और अपनी माताजी से मैं उनके सामने तो कभी नहीं कह पाया, पर उनसे मुझे एक ईश्वर के अंदर यकीन मिला। मेरी माताजी थी, वो सुबह 2 बजे उठ जाती थी। क्या रोल प्ले करता है सर आपके लाइफ में रिलीजन? देखिए, रिलीजन से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में देखिए हिंदुस्तान के अंदर रिलीजन का कोई तर्जमा नहीं है सही से। रिलीजन हमारे यहाँ कोई श्रेणी ही नहीं है, हमारे यहाँ धर्म है। मैं आपके यहाँ आया हुआ हूँ, आपका धर्म है, आपने इस वक्त एक मैं आगंतुक हूँ और आप शायद मेज़बान हूँ आपका। हाँ, तो मैं आपका मेहमान हूँ, आपने मेहमान नवाजी की, आपने मुझे चाय पिलाई है। आप यू आर गोइंग टू बी एट योर बेस्ट, आई एम होपफुली ट्राइंग टू बी एट माई बेस्ट। आप मेरी हिफाजत भी करेंगे अगर कोई गुरिल्ला आ जाए शायद। तो एसेंशली वी व्यू, हमारे यहाँ धर्म की जो परिकल्पना है वो हर एक संदर्भ में अलग है। हमारे यहाँ इतनी सारी वेरिएशंस हैं, इतने सारे फ़र्क हैं। कहीं कोई आपको ब्राह्मण मांस खाता मिल जाएगा, कहीं कोई बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होगा। आपको जैन और बौद्ध जो विचारधाराएं, इनके अंदर आपको ये अनीश्वरवादी हैं। वेदांत, सांख्य ये ईश्वरवादी हैं। चारवाक जो हैं ये बिल्कुल ही कंज्यूमरिस्ट हैं। तो हमारे यहाँ धर्म की जो व्याख्या है वो पश्चिम से अलग है। तो मेरे लिए जो धर्म था, जो मुझे अपने परिवार से जो परिकल्पना ऐसे धरोहर में मिली, वो ये थी कि देयर इज़, ये एक माहौल में है, जैसे हाइडेगर जिसको कहता है कि यू आर बॉर्न इनटू इट। जो कुछ भी मुझे मिला उसको बनाने में मेरी कोई शमूलियत नहीं थी, वो मुझसे पहले था। उसके अंदर चाहे वो ईश्वर का संकल्प हो, अगर मैं शायद सोवियत यूनियन में पैदा होता तो शायद उनकी जो धारणाएं वो मेरी होती। तो मैं जो कुछ भी मैं हूँ ये उस वक्त का हिंदुस्तान था। और जो मुझे लगता है, जो इसको मैं जो सबसे ही सीधे साधे शब्दों में कह सकता हूँ, ये एक अंदर जाने की एक गति है, एक अंदर जाने की एक चेष्टा है हिंदुस्तान में। ये देयर इज़ एन इनवर्ड ओरिएंटेशन। पूरी दुनिया के अंदर मुझे नहीं लगता है किसी और इलाके ने, किसी और देश ने, किसी और राष्ट्र ने इसके ऊपर इतना काम किया हो, इतना ज़्यादा समय बिताया हो। हमारे सारे के सारे जो शास्त्र हैं, खट शास्त्र हैं, वो सारे के सारे अंदर जाने का माध्यम है। और उन्हीं के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा, जब तक मेरी एल्बम आने का समय हुआ तो मुझे सुकून इसमें मिलता था। और इसके अंदर जो मेरे ख्याल से आप कह लें कि जो मेरी प्रोग्रामिंग करने की जो सबसे ज़्यादा श्रेय है वो शायद मेरे माता पिता और मेरी दादी जो थी, ये अगर आप कहें मैं 21वीं सदी का हूँ तो वो शायद 12वीं सदी की थी। उनकी जो धारणाएं, उनकी जो कदरें कीमतें, वो उनका जो ज़िंदगी देखने का उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो शायद 12वीं सदी का हो। आपकी भी शायद ऐसी, आप लोग शायद जानते हो, कोई पुराना आपके घर में कोई बुज़ुर्ग होगा तो वो 18वीं सदी भी नहीं बोल सकते, 12वीं सदी की हैं। तो मेरी दादी एक इस तरह की एक विचित्र हस्ती थी। और ये और मेरी जो बहन है, इनसे मुझे जो आधुनिक काल की कोई आकांक्षाएं हैं, जो एस्थेटिक्स हैं, वो मुझे इनसे मिली। और उसके बाद एक बहुत बड़ी जो भूमिका है, मैं समझता हूँ, ये अंग्रेज़ी की है। देखिए, अंग्रेज़ी जो है ये अंग्रेज़ों की ज़बान नहीं है इस वक्त। अंग्रेज़ी वो ज़बान है जिसके अंदर तमाम दुनिया का साहित्य ज्ञान इसके अंदर अवतरित होता है, इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। जो भी लेटेस्ट रिसर्च है
जो भी एकदम ताज़ा तरीन कोई खोज पत्र है वो अंग्रेज़ी में आपको मौजूद मिल जाएगा। अंग्रेज़ी से मुझे एक नई दुनिया को एक नए तरीके से देखने का एक चश्मा मिला, और इसके अंदर मैं इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका समझता हूँ। और जो रॉक म्यूज़िक है, इससे मुझे अपने अंदर का जो गुबार था इसको निकालने का बहुत एक ज़रिया मिला। रॉक म्यूज़िक जो हमारे समय में था, जैसे डिलन है, ये बेसिकली डिलन, स्टिंग, मार्क नॉफलर, U2, स्प्रिंगस्टीन, निक ड्रेक, ये जो लोग हैं ये गाने से ज़्यादा ये लिखारी थे। पीट सीगर तो कॉन्सर्ट भी हुआ था यहाँ दिल्ली के अंदर, मैंने खुद देखा हुआ। और जिस दिन चरखी दादरी का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, वो प्लेन भिड़ गए थे, जब प्लेन भिड़ गए थे चरखी दादरी के, उस दिन पीट सीगर का कॉन्सर्ट था आपके सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। मैं मौजूद था, और मेरे दोस्त थे वो रिपोर्टर से, उनको चरखी दादरी का वो आया पेजर होते थे उस वक्त, उनको रिटर्न टू ऑफिस इमीडिएटली उनको मैसेजेस आए, उनको भागना पड़ा। सो पीट सीगर और इस तरह के ये जो लोग थे, इनसे मुझे जो हमारा उस वक्त का म्यूज़िक था, हमारे म्यूज़िक के अंदर अपनी ज़बान तराशो, अपनी आलाप लो, अपना ये करो, अपना उसके अंदर मुझे जो दिक्कत होती थी, जब आप आलाप लेते हैं, जब आप ये करते हैं, तब आप आलाप ले रहे हैं या आपकी विद्या आलाप ले रही है, या आपका गुरु आलाप ले रहा है। मुझे लगता था कि मैं ग्रामेटिकल पैटर्न है जिनको मैं दोहरा रहा हूँ, इसके अंदर मेरा कुछ नया नहीं। वो कहेंगे शायद अपना नया भी आप इसके अंदर कोई इजाफा कर सकते हैं, पर मुझे यूँ लगता था पॉप संगीत के अंदर कि आप ये एक लिखारी का माध्यम है, इसके अंदर आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और आज 20 साल हो गए तेरे बिन को, और तेरे बिन आज सुनते हैं लोग, हर किसी को लगता है ये मेरे कुत्ते के लिए लिखा गया है, आज भी सुनेंगे, ये मेरे प्रेम गीत, ये मेरे प्रेमी के लिए लिखा गया है, ये मेरे माँ बाप के लिए लिखा गया। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉप म्यूज़िक के अंदर जो संभावनाएं निहित हैं अपनी बात कहने की, ये इनको अभी हमने अच्छे से इनको आजमाया नहीं है, अभी हमने इनकी हदें तय नहीं की हैं। हिंदुस्तान को और अच्छे लेखन की अपेक्षा करनी चाहिए। मैं खोल रहा हूँ सर फ्लोर हमारे दोस्तों के सवालों के लिए, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने आलाप की बात की थी, जब आप रास्ते में होंगे शायद, तो मैं आशीष से पूछ भी रहा था कि यार मुझे क्या ये पूछना चाहिए कि मैं सुनना तो चाहता हूँ मैं कह ले जो आपने आलाप लिया था इसमें आपके ना ये बुल्ला की जाना में, क्या वो हिस्सा क्या आप हमको सुनाएंगे? उसके बाद फिर हम इनके सवाल ले लेते हैं। आलाप बुल्ला की जाना मकान, वो बुल्ला की जाना मकान, वो बुल्ला की जाना मकान, वो बुल्ला की जाना मकान। आप लोगों के सवाल इसमें आलाप से ज़्यादा आप कह लें एक किस्म की हेक है, पंजाबी में हम हेक कहते हैं। अच्छा। इससे ज़्यादा आप मुझे इसके अंदर कोई ऐसी कोई मुर्कियाँ की बजाय मुझे रेशमा की हेक सुनाई देती है। बतरी वाले आलिक मेरे हाथ विच विंगियां लिकान, मेरा दिल दा महरम आवेगा जहाली होर डिकान, तक पतरी वालिया। तो चलिए मित्रों, सर अभी आप तेरे बिन की बात कर रहे थे, और ये शायद उन चंद गानों में से है जो 20 साल पुराना है और जिससे
जो हमारी जनरेशन है वो अब भी रिलेट कर पाती है कि ये पुराना गाना नहीं है, ये हमारे ही टाइम का गाना है। हम जो रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर भी ये अभी भी ट्रेंडिंग और वायरल वाले सेक्शन में दिखता है। मैं आपका राइटिंग माइंडसेट समझना चाहती हूँ। एक तरफ आपने बिल्किस जैसी, जिसमें सत्येंद्र दुबे वाले केस का और बाकी 3 अलग केसेस का जिक्र है, वो है। दूसरी तरफ इतना रोमांटिक, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो इतने सारे जनर्स को कैप्चर करें। आप क्या, मतलब जब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है आप तब लिख देते हैं, या कुछ आपको बहुत इंस्टिगेट करता है आप तब लिखते हैं? देखिए, कई लोग जो हैं वो, उनके अंदर काबिलियत होती है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में लिख सकते हैं, वो थर्ड पर्सन में लिख सकते हैं। जैसे बॉब डिलन के ऐसे कई गीत हैं जिसके अंदर वो किसी एक दूसरे किरदार में घुस जाते हैं और फिर उसके नज़रिए से लिखते हैं। जैसे टैम्बरिन मैन है, या लाइक अ रोलिंग स्टोन है, या इस तरह के तमाम गीत। मेरे में शायद इस वक्त तक वो काबिलियत नहीं आई है, तो मैं अपने निजी नज़रिए से सारी मैं हकीकत को देखता हूँ। जो एक आध कोशिश करी मैंने, ये कुछ कुछ जुगते लगाता हूँ मैं, कि कुछ कुछ इस तरह की हिकमत लगाता हूँ कि किस तरह से मैं अपने दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि हर चीज़ मेरे नज़रिए से हो रही है, हर चीज़ मेरे अपने जीवन के बारे में। तो मुझे लगा कि जब बिल्किस लिखने का मौका आया तो मुझे लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे नज़रिए से ही कही गई थी उस वक्त तक। बिल्किस जो है वो एक जो आप जिसने मेरी रूह को कुरलाया वो था नवलीन कुमार का कत्ल, जिसके अंदर 19 बार किसी को उनकी एक बिल्कुल नाजुक सुबक महिला के अंदर 19 बार छुरा घोंपने की ज़रूरत महसूस हुई। और जब मैं लिखने बैठा उसको, तो मैं आखिर में नवलीन कुमार का जो श्लोक है वो लिखा। उसके अंदर मैं एक जगह पे आके रुक गया। मैं क्या इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो बट आई फेल्ट, मुझे ये लगा कि इसकी जो बर्बरियत है इसको किसी तरह से मुझे पहुँचाना चाहिए। तो आप कह लें एक तरह से प्रेरणा मिली। और जो माइंड स्पेस है, माइंड स्पेस आपके अपने संस्कारों से, अपने आसपास के माहौल से, आपकी टोटल कॉग्निटिव इनपुट के कारण बनती है। सो अब मैं जैसा हूँ, जैसे मैं जीवन को देखता हूँ, अपने आसपास के समाज को देखता हूँ, ये सारी चीज़ें उससे पैदा हुई हैं। और आप जैसे सियाने लोगों की सोबत करने का मौका मिलता है, उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और कई बार मैं ये सोचता हूँ, जैसे एक पंजाबी के बड़े लेखक हैं अमरजीत चंदन, वो कहते हैं कि मैं जब लिखने बैठता हूँ मैं सोचता हूँ और सबको भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर मेरी माँ सुनेगी तो उसको कैसा लगेगा। मैं अपनी माँ के लिए लिखता हूँ। कई बार वो पॉलिटिकल चीज़ भी अपनी माँ के लिए लिखता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अगर अपने आसपास मेरा ड्राइवर अगर वो सुने तो क्या उसको उसके अंदर किसी आत्मीयता का अनुभव होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना किरदार नहीं निभा पा रहा हूँ। कैसे कोई मेरे लिए कपड़े बनाता है, कोई मेरे लिए जूते बनाता है, कोई मेरे लिए गाड़ी साफ़ करता है, कोई मेरे लिए पेट्रोल भरता है, कोई मेरे लिए खाना बनाता है। मैं एक कलाकार होने के नाते उनके लिए क्या करता हूँ। तो मुझे उनके लिए कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी की कोई जो गुबार है शायद वो कहीं बाहर निकल पाए। शायद उनको वो किसी तरह से अपने आप उनके जीवन के अंदर कोई एक सुखद अनुभव आ सके, और सुखद अनुभव एस्केप से ना हो, उनकी लिव्ड एंग्जाइटीज़। क्योंकि एक्सप्रेशन जो है, एस्केपिज्म ओनली बिल्ड्स एंग्जाइटी। जो आप एक चीज़ से भागते हैं। तो मुझे ये लगा ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक छोटा सा मैं आपको एक अक्स दिखा रहा हूँ जो मेरे अंदर चलता है। पहले मैं रात को दिल्ली की सड़कों पे निकल जाया करता था गाड़ी में। इन दोनों वो करने का दिल नहीं करता, माहौल बड़ा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और मास्क पहन के जाना पड़ता है, तो अब मेरा दिल नहीं करता। पर
2005, 6, 7, 8 मैं ऐसा ही करता था। मैं दिल्ली अपनी गाड़ी में रात को अकेले, उस वक्त मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। दिल्ली का एक अलग किरदार देखने को मिलता था, बहुत तरह तरह के लोग देखने को मिलते थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा जो है मेरे आसपास का माहौल है जीवन। तो तेरे बिन की कहानी क्या थी, और क्या आप अभी भी रील्स देखते हैं जब ये वायरल होती है और हमारी देखने से जनरेशन बचा के ही लोग नहीं जा यूज करते सकता हैं? है। पर तब आप अपनी पार्टनर से मिल लिए थे जब तेरे बिन जी, मैं आपको एक बता दूं, उनके लिए लिखा गया? नहीं मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रेम गीत ज़रूर है पर प्रेमिका के लिए नहीं है। अच्छा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रेम है, पर ये किसी प्रेमिका के लिए नहीं। और हैं मेरे गीत प्रेमिकाओं के लिए, आवेंगी जा नहीं, थर्ड एल्बम के अंदर ज़ीरो दुबिधा, इस तरह के बहुत गीत हैं। पर आप मुझसे इसकी तफसील ना मांगिए, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कैसे मिले थे वैसे ये नाम मेरी से किसी अभी? प्रेमिका के लिए नहीं। ठीक ठीक। क्या था आपके माइंड में, मतलब जब आपने ये लिखा? प्रेम था, वो प्रेम था जिसने मुझे, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इसका महत्व था, जिसने जो मेरी अंदरूनी फ़ज़ा है, एक दिस इज़ द इंटरनल मैट्रिक्स ऑफ माइंड, दिस इज़ लव फॉर, ये मेरे ख्याल से काफ़ी है कि मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंच चुका है। अब ये कई गाने जो होते हैं वो सबके गाने, अगर मैं आपको बोलूं ये फलां के लिए था, किसी इस हस्ती के लिए था, उस हस्ती के लिए था, तो हो सकता है उसका घेरा कम हो जाए। A few songs are everyone's song. हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ दुख और कुछ ना कुछ सुख बींधा होता है। मसलन अगर आप एक क्रिकेट के फैन हैं तो आप मैक्सवेल को देख के बहुत उत्साहित होंगे जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 200 की पारी खेली। और अगर आप लिटरेचर के फैन हैं तो आपके जीवन में बहुत, कम से कम मेरे लिए निजी तौर पर ये दुख बींधा है कि जब मैं 5 बरस का था निर्मल वर्मा चले गए। निर्मल के साथ आपकी सोहबत कैसी रही? उन दिनों वो क्या लिख रहे थे या उनके लिखने की प्रक्रिया कैसी होती थी? मसलन जब हम लालटेन की छत या एक चिथड़ा सुख या रात का रिपोर्टर तक पहुंचते हैं तो बहुत रश्क और बहुत कसक रहती है कि हम उस निर्मल तक नहीं पहुंच पाए जो इसके लिखने के पीछे थे। तो आपकी कैसी सोहबत रही, आपकी क्या याद रही? क्या कुछ डिस्कस करते थे वो अपनी लिटरेरी क्रिएटिविटी आपके साथ? निर्मल एक बहुत एक संकोची व्यक्ति थे और बहुत प्राइवेट इंसान थे। और उनसे ये पूछना कि आपकी प्रेरणा क्या है और आप कैसे लिखते हैं और आप अपने लिखने की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताइए, ये उनसे कहना बड़ा छोटा मुँह बड़ी बात थी। पर उनकी ये आप विसंगति कह सकते हैं कि उनका जो अकादमिक कद, जितना साहित्यिक कद उनका जितना विशाल था, उनका व्यक्तिगत आचरण उतना ही सादा था। तो उनकी कोई खास कपड़ों में बहुत रुचि नहीं थी, उनकी खाने पीने में बहुत रुचि नहीं थी, बहुत मेरे ख्याल से संतोषी व्यक्ति थे। सिगरेट के शौकीन थे, कुछ ड्रिंक्स के शौकीन थे, बहुत ज़्यादा नहीं, बट और बहुत संकोच करते थे, बहुत उनसे कुछ कहलवाना बहुत मुश्किल था। तो उनकी क्या सोच है ये मुझे अपनी बहन की मार्फत सुनने को मिलता था। उनके कुछ फ़िक्रे याद हैं जो कई बार मैं उनसे उधार लेके कहीं इधर उधर, पंजाबी में कहते हैं पेल देना। मुझे याद है एक बार मेरी बहन और उनकी किसी बात के ऊपर कुछ कहा सुनी हुई, तो वो शाम को अपनी करोल बाग में उनका घर था, उसकी बालकनी के ऊपर खड़े होते थे। वहाँ उनका एक कमरा होता था, उसके अंदर एक डेस्क लगा होता था, बहुत ही सादा, पंखा चलता था, शायद गर्मियों में कूलर लगाते थे। तो वहाँ वो लिखते थे। तो मेरी बहन जो थी, उनकी नई नई शादी हुई थी, वो चाहती थी कुछ बात करने को मिले, कुछ मिले। तो उन्होंने कहा तुम क्या यहाँ खड़े रहे, यहाँ देखते रहते?
तो कहते हैं, वो मुझे इतना याद है, उन्होंने कहा मुझे दिन को रात बनते हुए देखना पसंद है, मैं ये देखता हूँ। तो उसके अंदर किसी एक इतनी सादा रोज़मर्रा की किसी एक घटना को एक इतना व्यक्तिगत महत्व देना, ये मेरे ख्याल से मैंने उनसे शायद पैसिवली उनसे ग्रहण किया होगा। और उनके घर पे जाते थे तो उनकी जो दूसरों के साथ बहसें होती थी, कई बार वो सुनने का मौका मिलेगा। इसके बाद अगर ऑफ द रिकॉर्ड कभी बात करनी होगी तो मैं आपको बताऊं। और जो हिंदी साहित्य के जो दिग्गज थे, उनके साथ उनकी बड़ी बातें होती थी, बहस में वैसा होता था। बड़ी कमाल के तर्क सुनने को मिलते थे। उनकी राजनीति को, अपने माहौल को, अपने समाज को देखने की एक निगाह थी, और वो निगाह बड़ी गहरी थी। उस एक साहित्यकार तो थे ही, वो एक मुझे लगता है कि एक मनीषी भी थे। वो उनकी दर्शन के बारे में भी एक बड़ी अपनी व्यक्तिगत सोच थी, जो उनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलती है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद उनकी एक काफ़ी बड़ी भूमिका रही हो हमारे साहित्य को, भारतीय साहित्य को किसी एक दौर से दूसरे दौर में लेके आने की। कौवे और काला पानी और एक चिथड़ा सुख और इस तरह के उनके तमाम शाहकार हैं, जो आज भी हमारे जीवन को एक रोशनी देते हैं। उनकी किताबों का प्रकाशन आज भी जारी है, और बहुत धड़ल्ले से जारी है। बहुत पढ़ी जाती हैं, बहुत लिखी जाती हैं। तो और आप उनको पसंद करते हैं। आपसे बात करी तो मुझे यूँ लगा कि हम शायद एक ही एक पन्ने पे हैं। तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि एक जो अच्छा साहित्य है वो आपको एक वो जो आपका अंदर का जो आंतरिक दुनिया, उसको विशाल बनाने में जितना वो बड़ा काम करता है, और ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो काम आज भी जारी है। सो ये दिग्गज जो हैं, हम इनके पैरों के निशानों के ऊपर ही चल रहे हैं। हेलो सर, मैं 2 गानों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो आवेंगी जा नहीं, जिसके बारे में बहुत कम जिक्र होता है मेरे हिसाब से अभी आपने किया, हालांकि लोग उसके बारे में बहुत नहीं जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जब मैंने सुना तो मैं उसको कई बार सुनता रह गया, और मैं ये मतलब मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया इसमें इस पे कि ये प्यार की पीक बहुत ऊपर है या जिद की पीक बहुत ऊपर है या हक बहुत ज़्यादा है इसमें। एक तो इस गाने के बारे में जानना चाहता हूँ, इसका प्रोसेस जानना चाहता हूँ, और दूसरा आपके छल्ले गाने का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, लेकिन मेरे को आपका एक दूसरा छल्ला बहुत पसंद है जो आपने पंजाबी में गाया, पूरा आपके एल्बम में भी है, और छल्ला बस नहीं मेरे। वो गाना मैंने ऐसा पाया जैसे आपका कोई दोस्त है, आप किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप उसको चला कर बैठ जाइए, और आप तब रियलाइज़ करते हैं कि कोई आपको सुन रहा है, कोई आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। वो इतना सूदिंग और इतना स्मूथ गाना है। मुझे इन दोनों गानों के प्रोसेस के बारे में आपसे जानना है। देखिए, इनकी जो पृष्ठभूमि है वो आवेंगी जहाँ नहीं की, तो एक ये प्रेम गीत है, और इसके अंदर अब शायद मुझे जूतियाँ भी पड़ जाएं, पर मेरे ख्याल से बात क्लियर होनी चाहिए। एक मेरी ज़िंदगी का दौर आया जिसके अंदर मैं, आप कह लें, तितली था। मैं थोड़ा भंवरा था। मैं उस दौरान मेरे जो अनुभव थे वो बड़े तरह तरह के हो रहे थे। तो जो आवेंगी या नहीं, ये एक किस्म से उन अनुभवों का एक मुजस्समा है। इट इज़ मे बी मोर देन वन पर्सन। एंड इसके अंदर जो कुछ चीज़ें कॉन्शियस हैं, कुछ चीज़ें अनकॉन्शियस हैं। तो जो कॉन्शियस चीज़ हैं वो ये है कि तेरे लारियां इस दिन किन्ने बीते, कुछ कट गए कुछ जमा कीते, नीमा अक गया बोल चुप तेरी पड़दा
तेनू पढ़ना नहीं सोहनी है मेरे। तो हमारे ज़माने में जो एक स्त्री का स्वभाव होता था वो बहुत एक संकुचित स्वभाव होता था। उसके अंदर वो आधी बातें कहती थी और आधी नहीं कहती थी, ज़्यादा नहीं कहती थी। सो इट इज़ अबाउट दैट इन बिटवीन फेज, वेदर यू डोंट नो वेदर यू आर इन और आउट। मेरे ख्याल से आज भी शायद प्रेम संबंधों के अंदर इस तरह के बहुत सारे मौके आते होंगे, आपको मालूम नहीं है कि you feel there is an attraction, but do you feel that that attraction is deep enough or not? दोनों तरफ से। तो कुछ इस तरह का उसके अंदर माहौल है। और when I started writing it, I really needed to get it out of my mind. तो इसके अंदर मेरे नए पुराने कुछ अनुभवों का मुजस्समा है। मैं आज जब उसको देखता हूँ तो आई फाइंड इट I feel I could have written a little bit more incisively, और थोड़ा तीखा कर सकता था मैं इसे, और थोड़ा सा इसके अंदर नक्काशी कर सकता था, उकेर सकता था कुछ और आकृति इसके अंदर। पर मुझे यूँ लगा कि जो हमारे प्रेम गीत हैं, हमारे प्रेम गीतों के अंदर पता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ एक संकोच बहुत है, हमारे एक हमारी संस्कृति में। आपके मतलब बचपन से हम देख रहे हैं फूल और फूल मिल जाते हैं, और आधी बातें मुहावरों में ही होती हैं, मेटाफर्स में करी जाती हैं, रूपक अलंकार लगाए जाते हैं। तो मुझे यूँ लगा कि नई एल्बम आ रही है, मुझे आई नीड अ लव सॉन्ग विच इज़ ऑथेंटिक। सो दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू एट द मोमेंट। पर मुझे लगता है शायद मैं इससे बेहतर भी कर सकता था। दूसरी बात आपने कही छल्ला की। छल्ला जो है ये एक सपना ही है, ये एक सपना है जो मैं अपने माहौल के बारे में देख रहा हूँ। और इस एक फोक रूप के ज़रिए, इस एक लोकगीत के ज़रिए मैं पंजाबी अचेतन के अंदर घुस रहा हूँ। जब मैं लिख रहा था तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था। पर इसके अंदर जो मैंने रूपक अलंकार बरते हैं, जो जिस तरह के चित्र मैंने इस्तेमाल किए हैं, वो सारे मेरे माहौल से आते हैं, वो सारे मेरे गांव से आते हैं। मेरा गांव जो मेरे लिए एक अच्छी याद भी है और एक फीकी याद भी है। जो शहर और गांव का रिश्ता है, जो शहर से पलायन कर चुके हैं और उनका जब वापस गांव जाते हैं तो उनका जो रिश्ता है पंजाब के अंदर कम से कम काफ़ी खट्टा मीठा रहता है। जो रिश्तों की आत्मीयता है वो ख़त्म हो जाती है। वो आपको एक मुकाबिल की तरह देखते हैं, वो आपको एक शरीक की तरह देखते हैं, वो आपको एक हिस्सा बंटवाने वाले की तरह दिखते हैं। तो मेरा ये जो इसके अंदर जो उस माहौल का चित्रण है वो कुछ उन अनुभवों से प्रेरित है। कुछ जो हैं वो एक पंजाब की जो मीठी यादें हैं, मेरी दादी की यादें। पंजाब मेरे लिए कोई भौगोलिक वस्तु नहीं है, वो मैं अपनी अब जेब में लेके घूमता हूँ। मैं सारी उम्र दिल्ली में रहा हूँ, तो जैसे आप भी शायद महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र जो है आपके लिए भौगोलिक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया होगा, आप भी अपना महाराष्ट्र साथ लेके घूमते हैं। सो मैं पंजाब अपना जेब में लेके घूमता हूँ, अब दिल्ली जेब में लेके घूमता हूँ, दिल्ली ख़त्म हो रही है। सो उसके अंदर मुझे जब मैं लिख रहा था तो मैं सिर्फ इस लोकगीत का एक नया रूप लिखना चाहता था। अब मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक किस्म की भांग लेके कोई गीत लिखा हो। ये उस वक्त मैंने लिखने के लिए कोई इसके अंदर तरतीब नहीं है, सिर्फ मेरे माहौल में जो चीज़ें हैं, कभी अचार का मर्तबान है, कभी खेत का ट्यूबवेल है, कभी वहीं एक उगने वाली बेरी है, कहीं बोड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़। मुझे गांव में बोड़ कहते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी ने मेरा नाम बोड़ रखा। तो
क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर बरगद नाम रखा जाएगा तो इसकी उम्र भी बरगद जैसी होगी, इसका किरदार भी बरगद जैसा होगा। तो किसानों को बरगद बहुत अच्छा लगता, तो उन्होंने मेरा नाम बोर्ड रखा। तो मेरे अंदर एक किस्म से खुद को अपने उस माहौल के किसी एक कलपुर्जे की तरह देखने की ख्वाहिश थी। अपने आप को, मैं बॉम्बे में बैठा हुआ था और मैं अपनी पहचान, अपनी सांस्कृतिक पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं पंजाबी हूँ अगर मैं पंजाब से बाहर रहता हूँ? क्या मेरे पास तब भी कोई ऐसी कोई पायदार बात है कहने को जिससे पंजाबियत का घेरा विशाल हो सके? इस तरह की उधेड़ बुन से निकला हुआ गीत है। चलिए, हमें बातें सर खूब करनी थी, बहुत सारी सवाल हमारे पास में थे, बहुत सारे हमारे दोस्तों के भी थे, लेकिन वक्त की पाबंदी भी कोई चीज़ होती है, मैं बार बार इशारा हो रहा है। तो अगले बार हम मुलाकात करेंगे उस वादे के साथ। इस किस्त को यहाँ कंक्लूड हम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए लंदन टॉप के दोस्तों के साथ। बहुत सारे सवाल बच गए, जैसे हम बिल्कुल पूछना चाहते थे कि अभी बिल्किस की बात हो रही थी, तो अगर आप मिलते हैं बिल्किस को तो उनसे क्या कहना चाहेंगे, या अब जब उनके गुनाहगार बाहर हैं? मैं संक्षेप में इसका उत्तर देता हूँ। बिल्किस से मुझे लगता नहीं कि मैं उनसे कुछ मिल के कह पाऊँगा। जो कुछ उन्होंने अपने ऊपर सहा है वो किसी एक गीत से उसके ऊपर मलहम नहीं लगाई जा सकती है। मेरे पास सिर्फ शायद अपनी एक सन्नाटा होगा, एक सन्नाटे भरी सहानुभूति होगी। मैं उसी की श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। मेरे पास और इससे ज़्यादा बिल्किस से भी ज़्यादा सहने वाले लोग इस वक्त दिल्ली के तिलक विहार क्षेत्र में होंगे। मैं आज तक उनके पास भी नहीं गया हूँ। मुझे लगता है कि सहानुभूति देने के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप ये एक इंसानी कम्युनिकेशन है जो आप तक पहुँच जाती है। अगर आपके पास सच्ची सहानुभूति आपकी आँखें बता देती। सो मैं मिलूँगा तो मेरे पास उनको देने के लिए सिर्फ दिली प्यार होगा। मैं अपनी तरफ से, अपने शहर दिल्ली की तरफ से, अपने सांस्कृतिक क्षेत्र पंजाब की तरफ से मैं उनको दिली मोहब्बत पेश कर सकता हूँ। शायद मेरे पास वो शब्द भी ना हो, पर जैसा बन पड़ेगा। बड़ी प्यारी बात है सर, काफ़ी मूविंग भी। हम इस किस को यहाँ कंक्लूड करते हैं। हमारी एक आखिरी गुजारिश है आपसे कि हम इस बातचीत को कंक्लूड करें और हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को छोड़ें तेरे बिन के साथ। तेरे बिन सानू सोने कोई होर नहीं लभना, जो दवे रूह नू सकून, चुके जो नखरा मेरा। वे महा सारे घूम के वेखिया, अमरीका रूस मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी। कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई हुंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, ना को मंगदा मेरियां बला। तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरियां बला, तेरे बिन होर ना किसे करनी धुप विच छां। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो दवे रूह नू सकून, चुके जो नखरा मेरा। तेरे बिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।